हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू बच्चे। हैप्पी टीचर्स डे भैया। थैंक यू भाई। Good evening, sir. Happy Teachers Day. थैंक यू। Sir, please permutation combination की last class upload कर दीजिए please. लास्ट Episode 7. हाँ वो एडिटिंग है उसमें थोड़ी सी, और वही बस टाइम नहीं लग रहा। ओके Happy Teachers Day, sir. थैंक यू बच्चों, थैंक यू हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। गुड इवनिंग सर, हैप्पी टीचर डे। जी आपको भी हैप्पी टीचर डे सभी बच्चों को। Happy Teachers Day, sir. थैंक यू। सर आज क्लास 9 o'clock तक है या 8:30? 8:30 तक कंफर्म है, 9 o'clock तक मन की बात है आपके और मेरे। आप मना करोगे तो नहीं लेंगे, मेरा मन नहीं हुआ तो नहीं लेंगे। कई बार वो फ्लो बन जाता है ना, तो फिर वो 9 बजे भी छोड़ना पड़ता है, मन नहीं होता 9 बजे छोड़ने का। वो फ्लो बन गया तो फिर तो पढ़ते रहेंगे। सर एक्चुअली मम्मा पूछ रही थी तो मैं बताना था। अच्छा चलो मम्मा को कह दो 8:30। ठीक है सर, ओके थैंक यू। सर हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू बच्चे। अच्छा चलो इतनी देर और बच्चे आ रहे हैं, ऐसे जनरल बातें करते हैं। टीचर डे आज, तो आप में से कोई बताएगा आपने किस टीचर से, मेरा नाम तो लेना मत गलती से भी, बहुत टीचर मिले होंगे अभी तक जिंदगी में, किससे मतलब कौन बढ़िया सा टीचर मिला जिससे कोई बढ़िया बात सीखी? कुछ शेयर करेगा कोई भी बच्चा? आ जाओ, बहुत मिले होंगे, कोई बात बता दो, थोड़ी हम भी मोटिवेट हो जाए। बोलो बच्चों बोलो, एकदम से चुप हो गए सारे। हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर डे तो ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई टीचर मिला किसी को जिससे कोई बहुत अच्छी बात सीखी, बड़ा पैशनेट पढ़ाया, जिसने मजा आया। भाई एक मिनट रुक जाना, एक मिनट। आप सभी बच्चे अपने ओरिजिनल नाम से आओ ना, आपको कई बार ही कहा हुआ है। ठीक है, एक बच्चा विदाउट नेम है, अपने ओरिजिनल नाम से आइए। हाँ जी माइक खुले अभी आपके। सब आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, अब आ रही है। सब पहले भी आ रही थी? पहले भी आई तो थी एक बारी तो। आपकी नहीं आ रही थी। अच्छा हाँ जी, नहीं है किसी के पास कोई किस्सा सुनाने के लिए? यस सर मेरे पास है। हाँ तो सुनाओ ना यार। सर मुझे सर सबसे अच्छे टीचर सर संजय सर लगते हैं। वाह भाई वाह, मजा आ गया। सर क्या गा पहले के ना पढ़ाते हैं? हाँ सर वो ना बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और सर पहले मुझे ना मैथ्स ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, पर ना सर थोड़ा सा समझ नहीं आता था, लेकिन ना सर उनकी वजह से ना सर मैं मैथ्स में बहुत ज्यादा मेहनत करने लग गया था, सिर्फ उन्हीं की वजह से। बिल्कुल सर मुझे सर वो सबसे अच्छे टीचर लगते हैं। सर मैं बताऊं? मजा आ गया। हाँ जी सर आप मैथमेटिशियन लगते हैं मेरे को। अरे भाई तो मैं यही कह रहा था ना यार, कोई और टीचर की बात बताओ ना यार। सर मैं लेट आया था ना, पता नहीं। हाँ तो तब भी सर बता। अरे आपके घर में भी है कोई यार, आप बात ही नहीं करते, आप बात ही नहीं करते, बताओ। सर मम्मी। हाँ मम्मी सबसे जबरदस्त टीचर मम्मी है आपके, हम मानते ही नहीं। बता, हम कोई नहीं मानने को तैयार। बताओ किसी ने नहीं कहा हो मम्मी को जाके हैप्पी टीचर डे? सर बोलने Yes, वाला sir, बोला है। बोला है भाई। देखो अब एक बच्चे ने बात की है बस, ठीक है, वो भी खुश हो जाएंगी भाई, उनको भी बोलो। चलिए सर मेरे घर दोनों है, मम्मी पापा। नहीं पापा तो होते हैं, लेकिन पापा को समय कम होता है एक्चुअली। पापा इनडायरेक्ट वाली वो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं वो ज्यादा संभालते हैं। खैर आ गए। पेपर कौन सा चल रहा था? किसी को ध्यान है तो बताना जरा, आपके पास हार्ड कॉपी होगी। 3 स्टार्ट करना है। 3 स्टार्ट करना है, ओके।
उसका लास्ट 20वां हुआ होगा। 1 मार्कर में कुछ मेरे को लग रहा है 2-3 क्लास तक हम 2 क्लास भी बहुत पड़ जाएंगी 1 मार्कर करके, बस आज और नेक्स्ट क्लास इतने में 1 मार्कर करेंगे, फिर हम ऑल मार्किंग पे आ जाएंगे बच्चों। क्या कह रहे हो, पेपर 3 स्टार्ट करना है या 3 हो गया है? स्टार्ट करना है। स्टार्ट करना है, ओके। चलो इधर उधर की बातें यहाँ पर क्वेश्चनों से रिलेटेड करते रहेंगे। भाई सोनी नाम का तो कोई बच्चा नहीं है बैच में मेरे ख्याल से तो। हाँ जी, है क्या? बोलो बोलो, सोनी नाम का कोई बच्चा है क्या अपने बैच में? मेरे को तो याद नहीं पड़ रहा। अरे क्रिश सोनी है वो भी। क्रिश सोनी, हाँ क्रिश सोनी है तो सही। अब उसको पता तो है पूरे नाम से आते हैं, वो सोनी लिख के आया है तो अब ले लें एडमिट। चलो देखी जाएगी। हाँ सुनते रहना भाई। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। एक मिनट, एक दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि 1 मार्कर में जब कुछ कुछ अलग मिलेगा ना तब तकलीफ में आएंगे हम लोग। ठीक है जी, एक छोटा सा क्वेश्चन, कोई भी जवाब देना। एक सेट है 1, 2, 3। ठीक है, मैंने बोला इसके कितने सबसेट बनेंगे, ये आपको आता है अच्छे से। इसके कितने सबसेट बनेंगे? 8 बनेंगे। ठीक है जी, बहुत प्यारी बात कर रहे हो आप कि इसके 8 सबसेट बनेंगे। ठीक है, फिर एक बच्चा यहाँ पर भैया सोनी नाम से आया और क्रिश सोनी अलग आ चुका है, तो सोनी नाम का कोई बच्चा बैच में अगर है तो आपको रीनेम करके आए, अपने एक्चुअल नाम से आए। एक मिनट, मैंने इसे वेटिंग रूम में तो डाल दिया क्योंकि अभी किसी ने कहा कि क्रिश है, क्रिश तो अलग से आ गया है, तो अब ये सोनी कौन है? हाँ अब सुनते रहना। 1, 2, 3, तो आपने कहा इसके सर 8 सबसेट है। ठीक है, जिसको पता है, मैंने ये शब्द मेरे को नहीं याद मैंने बोला हो, इसके प्रॉपर सबसेट कितने हैं? प्रॉपर सबसेट सर 9 सर। सबसेट 8 है, प्रॉपर सेट सबसेट 9 हो गए। सर वो इंक्लूड करके सर एक ज्यादा होता है सर। ये किसने बता दिया आपको? सर पढ़ा हुआ है सर। हे भगवान, सर 7 होते हैं सर। हाँ ये कौन बोला अब? सर आदित्य। आदित्य, ओके बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनना भैया। एक्चुअली क्या होता है, ये तो आपको आइडिया है, इसको खाली कर दो, फिर एक एक से मतलब लास्ट तक आप ऑटो सबसेट लिख दोगे। ठीक है, प्रॉपर सबसेट एक लैंग्वेज का थोड़ा सा फील ले लो ना। प्रॉपर सबसेट, जो सेट इसी के बराबर है उसे इसका प्रॉपर सबसेट नहीं कहते हम। लगभग सेट का एक मोटे तौर पे एक शब्दों वाला डेफिनेशन, जो इससे बनाओ, तो एक मोटे तौर पे बोले जो इससे बनाओ, इससे बनाओ, इसके बराबर वाला तो नहीं चलेगा ना। एक ऐसे जबरदस्ती अगर थ्योरी से पकड़ना चाह रहे हो तो इसका बराबर वाला जो ठीक इसके इक्वल होता है वो इसको इसका हम प्रॉपर सबसेट नहीं कहते, है सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। बाकी सारे इसके प्रॉपर सबसेट है। यानी प्रॉपर सबसेट का कोई फॉर्मूला बोलेगा सबसेट की काउंटिंग का, तो ये 2 की पावर n प्रॉपर सबसेट -1 एक कम कर दो सर, खुद वाला छोड़ना है। ठीक है, तो लिखो बच्चों कहीं साइड में, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इक्वल 2 पावर n -1। ठीक है जी, वापस आ जाओ। अब हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। cos x प्रिंसिपल जनरली आउट हुआ है, जनरल सॉल्यूशन ही आउट हुआ है, जनरल से भी आप बच नहीं पाओगे। ध्यान देना 12th में डायरेक्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का कोई नहीं है, लेकिन भैया वो बन जाती है इक्वेशन और उसमें वो पूछता है, तो आंसर पूछता है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, तो इनफाइनाइट बताने हैं तो जनरल सॉल्यूशन ही निकालना पड़ता है। ठीक है भैया, हाँ ध्यान से सुनते रहिएगा। खैर अभी प्रिंसिपल पर लिमिट कर रहे हैं हम, 0 से 360 के बीच जो मेरे से पहले कर सकता है खुद कर सकता है, वहां आपको सिर्फ चेक करने के लिए बोर्ड स्क्रीन यूज करनी है, खुद करना है। सर 0 से 360 के बीच में cos x की किस किस वैल्यू पे नेगेटिव होगा, यही तो ढूंढना है ना सर। और cos जो नेगेटिव होता है सर सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, यहाँ ऑल पॉजिटिव है या cos पॉजिटिव है, तो इन दो क्वाड्रेंट से आंसर आना है। √3/2 30 डिग्री पर cos होता है, दोनों क्वाड्रेंट में 30 लिखो। यहाँ पीछे जा रहे हो बैक माइनस करो, 180 - 30, तो x का एक आंसर 180 - 30 आएगा और दूसरा आंसर ये इस क्वाड्रेंट में 180 + 30 आएगा।
यानी एक आएगा 150 डिग्री, दूसरा आएगा 210। मेरे कोई नंबर काटोगे क्या? सर रेडियन में लिखना है। रेडियन में लिखना चाहिए, ध्यान देना कई टीचर नंबर काट देते हैं, गलत नहीं है वैसे, ये मिलने चाहिए नंबर, लेकिन टीचर से आर्गुमेंट तो नहीं हो सकता ना। कई टीचर को कहते हैं भैया एंगल लिखा ही रेडियन में करो आप, तो कन्वर्ट कर दो, पाई बाय 180 से माइंड में ही मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाय 6, ठीक है, और ये वाला आ जाएगा 7 पाई बाय 6। कोई दिक्कत है तो बोलना, रेडियन कन्वर्जन कोई भूल रहा हो तो। जल्दी जल्दी तेज से, मेरे से पहले आप हार्ड कॉपी एक तो जो आसपास हो सब अपनी मैनेज कर लो, क्योंकि एक मजा खराब होता है जब आप जो कर सकते हो और आपने पहले नहीं करा। अरे माइक सबके पास है, आप सुन तो रहे हो ना, हेडफोन तो सबके कानों में लगा हुआ है, आप आगे बढ़ जाओ, बढ़ते रहो, और कोई काम की बात आ गई तो पकड़ लेना। 450 डिग्री सर रेडियन बनाना है, आप सबको पता है रेडियन बनाने के लिए ऐसे याद करो, पाई डिपेंडेंट बनाना है, पाई ऊपर रहता है, 180 नीचे रहता है। अच्छा बताना, रेडियन बनाने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और डिग्री बनाने के लिए 180 बाय पाई। नंबर दिखने में नंबर जैसा होता है, वो ऊपर 180 और नीचे पाए, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दो, चलो आज एक काम की बात कर लें, कितने बच्चों ने कंसेप्ट सीखे हैं? ठीक है, पक्का है रेडियन में आ जाएगा। किसी एंगल का रेडियन मेजरमेंट क्या उसका मैं चलो एक स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स पूछ रहा हूँ, ट्रू फॉल्स बताना। किसी एंगल का रेडियन मेजरमेंट उसका कांस्टेंट मेजरमेंट होता है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। जी सर ट्रू। ट्रू। क्या जी? एक्चुअली ये ट्रू है। आप एक बार ही समझो, जो एंगल आप 10th क्लास तक 30 डिग्री पढ़ते थे, क्या 30 डिग्री नंबर सिस्टम में आता है? कहीं नंबरों में पढ़ा आपने नंबर लाइन पे, रियल नंबर में? नो सर। ये नंबर, ये दिखने में नंबर जैसा है, इसलिए आपको जब शुरू में मैं बोलता था आपकी समझ कम होती है, बच्चा बेचारा देख ही रहा होता है रेडियन क्या है, डिग्री क्या है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ उस वक्त भी कि ये दिखने में नंबरों जैसा है, लग रहा है आपको नंबर, एक्चुअली नंबर नहीं है, नंबर सिस्टम नहीं है भाई। ये तो सर्कल की बाउंड्री का 360 हिस्से कर दो, हर हिस्से को 1 डिग्री कहते हैं, ये वो है, ये उसका 30 काउंट है, ये 30 डिग्री, ठीक है, ये नंबर नहीं है। और ये दिख नहीं रहा नंबर आपको, ये डिग्री को आप बना रहे हो ना रेडियन, ये नंबर ही है, ये नंबर ही है, ध्यान देना, ठीक है। 5 पाई बाय 2 आ गया, 5 पाई बाय 2 ये नंबर ही है, डालो ना पाई की वैल्यू 22/7, ये उसका नंबर मेजरमेंट है, उसका कांस्टेंट मेजरमेंट है। तो डिग्री में एंगल ऑलवेज एंगल का कांस्टेंट मेजरमेंट होता है। डिग्री में लिख रहे हो तो सिंबल भी लिखना, सिंबल रेडियन में लिख रहे हो तो सिंबल भी लिखना, रेडियन का सिंबल टॉप पर सी लिखते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलो। सर हाँ जी सर, रेडियन से हम डिग्री में करेंगे तो हमें पाई की वैल्यू डालनी पड़ेगी ना? हाँ बिल्कुल डालनी पड़ेगी, क्योंकि दिखने में तो नंबर जैसा चाहिए वो। ओके सर। नेक्स्ट थर्ड, साइन 330 डिग्री माइनस कॉस 420 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, बच्चों ध्यान से देख लो, क्वाड्रेंट सिस्टम फॉर्मूला ही बना लो। 330 270 से बड़ा है, 360 से छोटा है, और 420 आपका देखो, ये आपका फर्स्ट सर्कल होता है ना, 0 90, जिसको आता है वो करता रहे भाई, वो मेरे लिए मत रुकना। 360 में 90 ऐड करोगे, अगला सर्कल भी पढ़ सकते हो आप, 450 540 630 720, नेक्स्ट सर्कल से भी फॉर्मूले बना सकते हो। तो देखो 330 तो 270 से बड़ा है, इसे 270 + 60 लिख दो, ठीक है भैया। और cos 420 को, बीच में माइनस है, cos 420 को देखो 360 से बड़ा है, तो 360 में क्या ऐड करो 60, तो 420। अब फॉर्मूले बना लो ना, ये वर्टिकल लाइन है, 270 वर्टिकल लाइन है, रेशियो चेंज होगी, साइन का चेंज होके cos आएगा, क्वाड्रेंट ये वाला जा रहे हो, यहाँ सबको पता है cos sec प्लस का होता है, ये साइन है माइनस का आएगा। प्लस माइनस क्वेश्चन से देखनी होती है, क्वेश्चन से कि साइन को देख रहे हैं हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 पर रेशियो चेंज हो गई cos, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos sec प्लस का होता है, क्वेश्चन से साइन माइनस का आएगा। कोई कंफ्यूजन? cos 360 प्लस थीटा, 360 हॉरिजॉन्टल लाइन है सर, रेशियो वही रहेगी cos का cos, क्वाड्रेंट 360 प्लस वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में या ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आएगा, नहीं बाहर वाले साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भैया। और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, फिर 1/2, ठीक है भैया। ये आ गया -1, -2/2 यानी -1। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। हो गया जी। नेक्स्ट, cos x इज इक्वल है -3 क्या दिख रहा है जरा बोलना, अगला नंबर 3/5, -3/5, x थर्ड क्वाड्रेंट में है, और वो कह रहे हैं 10x - sin x निकाल दो। 1 मार्क में काम चलाने वाली बात लिख लेना भैया, और फेयर में कोई ऐसी चीज मत आने देना जो कि आपके क्वेश्चन को गलत बोल सके कोई टीचर। 1 मार्क में रीजनिंग मांग नहीं रहा ना वो,
तो एक ट्रिक वाला क्वेश्चन मेथड है तो सही कि आपको लगभग आप रफ में सोच लो कहीं एक बक्सा बना के कि कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है, बेस को अगर 3 बोले हाइपोटेन्यूज को 5 बोले तो परपेंडिकुलर, ये तो पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको याद भी है 4 है, ठीक है। लेकिन ये फेयर में मत जाने देना। और 10 निकालना है तो फॉर्मूला मोटे तौर पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 4/3 और साइन तो आप यहाँ सही बना ही दो कि यार x किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस का होता है तो प्लस का रहने दे। तो आपने कुछ गलत नहीं लिखा है, रीजन थोड़ी देना 1 मार्क्स में कहाँ से आया, नहीं तो ढंग से निकालूं तो कॉस स्क्वायर करूंगा, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखूंगा, फिर साइन के 2 आंसर आएंगे, क्वाड्रेंट के हिसाब से सही आंसर उठाऊंगा, फिर उससे 10 बनाऊंगा। अब एक नंबर में इतना थोड़ी करूंगा, ठीक है। अब साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में लेकिन बोलना नहीं चाह रहा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज भी बोल दूं तो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो जाएंगे ना कि बेस -3 कैसे हो सकता है, तो वो लिखने की गलती हो जाएगी ना। तो हम वो राइटिंग में कहीं एरर नहीं आने देना चाह रहे, लेकिन जल्दी वाला मेथड तो पकड़ेंगे। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यहाँ पर मेरे पास 4 था, हाइपोटेन्यूज 5 था, ये साइन है, लेकिन साइन का एंगल x है, थर्ड क्वाड्रेंट में आप बैठे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, यानी माइनस का लिख दो इसे। कोई दिक्कत है तो बोलना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ किसी के पकड़ में ना आया हो, ठीक है भैया। एलसीएम ले जाओ, आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 4/3 माइनस माइनस प्लस 4/5, 20 + 12 डिवाइडेड बाय 15, 32/50। नेक्स्ट। ये 10th में तो हम ऐसे बिना साइन के कन्वेंशन की कर लेते थे। अरे मेरे भाई 10th में सारी रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट की होती थी कि नहीं, जल्दी बता, बोलना शुरू कर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती थी कि नहीं होती थी? होती थी। तो फिर उसमें जब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ने फॉर्मूला भी लगाया तो दोनों साइडें प्लस की आती थी, वहाँ माइनस तो हो नहीं सकता था। अब जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेशियो निकाल रहे हैं तो तीसरी साइड भी प्लस की लेनी है, तो उसमें क्या दिक्कत है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज या कोई भी साइड प्लस की बोल दी तो वो प्लस की होती है, तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ क्रिएट हुई? बोल जल्दी। हाँ, नेक्स्ट। कॉट -15π/4। भैया पाई डिपेंडेंट क्वेश्चनों को पाई डिपेंडेंट रहते रहते करना है, जबकि ओरिजिनली प्रैक्टिस ऐसी नहीं कराई गई है। एनसीईआरटी कराते हुए इनको रेडियन को डिग्री बनाया है, फिर हमने उनकी वैल्यू निकाली है। लेकिन अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, पेपर में एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि टाइम खराब हो रहा है। मेथड गलत नहीं है, लेकिन टाइम क्यों खराब थोड़ी करेंगे हम। पहले बताओ, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल का माइनस किस किस का छूटता है? किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का छूटता है? cos और sec। cos और sec, और बाकी सब में बाहर आता है, यानी -cot 15π/4 हो गया, ठीक है। और अब आप देखो, कल बात बताई है मैंने कि डिनोमिनेटर में 4 है, 15π का नियरेस्ट नंबर जो 4 से डिवाइड होता है वो लिख लो, 16π 4 से डिवाइड हो जाएगा। एडजस्टमेंट डाल लो इसमें, क्या प्लस माइनस करें कि 15π है, क्योंकि है तो 15π है, -π डिवाइडेड बाय 4, और ये -cot और डिवाइड कर दो, सेपरेट मार दो, ये आ गया 4π - π/4, ठीक है। और आपको तो बड़े अच्छे से पता है कि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो देखो 0 से ये सबको पता है 180 यहाँ आता है पाई, ठीक है। फिर आधे सर्कल की मूवमेंट 2π, ठीक है। 2π में फिर पाई, 2π मत ऐड कर देना, एक आधे सर्कल की मूवमेंट पे पाई ऐड होता है 3π, फिर 3π में पाई ऐड करो 4π, यहाँ आ गया। एक्चुअली यहाँ हो आप 4π, ठीक है। तो है हॉरिजॉन्टल लाइन का नंबर, बाहर माइनस है, रहने दो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन पर कॉट रहेगा, यानी cot 4π - थीटा cot थीटा, लेकिन आप 4π - थीटा यानी बैक आ रहे हो, इस क्वाड्रेंट में हो, इस क्वाड्रेंट में cos और sec प्लस का होता है, ये cot है माइनस का आएगा, और एक माइनस पहले था, ब्रैकेट वगैरह ले लेना, क्योंकि 1 मार्क में घटिया गलती होती है, 1 मार्क में सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चनों में गलत होता है, ये ध्यान देना, आप कभी भी देख लेना, बिल्कुल जो आता था वही गलत करा है, कोई छोटी मोटी गलती से, जल्दबाजी में गलत कर दिया, प्रॉपर यूज नहीं किए, ब्रैकेट वगैरह गलत कर दिया, माइनस माइनस प्लस cot 45 हो गया 1। कोई दिक्कत है तो बोलो। ये वाला सप्लीमेंट ट्रिगो का क्वेश्चन है बच्चों, अभी तक किसी के स्कूल में कराई गई है तो बता दो, सप्लीमेंट ट्रिगो जो एनसीईआरटी के लास्ट में है, किसी के भी स्कूल में कराई गई है अभी तक? ठीक है, तो मेरे को नहीं लग रहा इस साल कोई कराने जा रहा है, और आगे यूज भी नहीं है इसका, कि कोई बोले 12th में आ जाएगी तो मैं तकलीफ में आ जाऊंगा, नहीं 12th में तो नहीं आएगी। कॉसे निकालने का वो सिंपल सा तरीका होता था, फॉर्मूला होता था कॉसे का b² + c² - a² / 2bc, वो चीजें उनके प्रूफ वगैरह सब थे, वो अब नहीं है, ठीक है। या आप कराई जाएंगे आगे तो मैं भी कराऊंगा फिर, हाँ देखते रहना। तो इसको अभी स्किप कर दो, आप स्किप कर दो, ठीक है जी। नेक्स्ट, हाँ ये देख लो, बोल रहा है एक्सप्रेस एज द सम। भाई ये तो मेरे को भी दिक्कत है, छोटा सा ही क्वेश्चन होगा, कोई 1 मार्क में है, लेकिन मेरे को तो तकलीफ आ रही है
कि ऐसे मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई में दी हुई है, बोल रहे सब में लिखो इनको। यार सब में कैसे लिख दूं, किसी के पास जवाब है? हाफ ऑफ डबल ऑफ कॉस साइन। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बोला है आपने। ठीक है, और एक वर्ड में ये हो जाता है सर, प्रोडक्ट फॉर्मूले लगा लो। क्योंकि कंसेप्चुअल आप लोगों ने अगर थ्योरी तैयार की है इस चैप्टर की, तो भैया सीडी फॉर्मूले ध्यान देना, जो भी लगाओ 4 हैं। सीडी फॉर्मूले प्लस को मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं, और प्रोडक्ट फॉर्मूले मल्टीप्लाई को प्लस में लेके आते हैं। वो सीडी का रिवर्स फॉर्मूले, अगर ध्यान हो ओरिजिनल क्लास। सर प्रोडक्ट फॉर्मूले लगाओ ना, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मूले याद होगा बच्चों, 2 cos A sin B या 2 sin A cos B, मतलब 2 भी चाहिए होता है साइन कॉस के साथ, 2 नहीं है तो वो बच्चा बोल ही चुका है कि सर 2 अपने आप से मल्टीप्लाई कर लो, फालतू में कर लिया, डिवाइड भी कर लो। ठीक है, कोई बताएगा मेरे को इसको लिखना है तो समझदारी से बोल देना क्या करूं। sin 130 cos। सर बड़ा एंगल वाली पहले ले लो, छोटे एंगल वाली बाद में, क्योंकि जो इनके प्रोडक्ट फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट फॉर्मूलों में a प्लस बी ए माइनस बी आएगा, बड़ा माइनस छोटा करोगे माइनस नहीं आएगा, तो आराम से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ कहीं नहीं है भैया, प्रॉब्लम एक दूसरी है। लगभग अभी सारे सोच लेना कितनों को सारे प्रोडक्ट फॉर्मूले याद है, फिर भी बाकी कुछ हद तक याद होंगे। सबसे ज्यादा जो फॉर्मूले भूले जाते हैं वो प्रोडक्ट भूले जाते हैं, क्योंकि इनका यूज एनसीईआरटी में सिर्फ एक एग्जांपल में है। एक्स्ट्रा में आपको याद होगा, मैंने कुछ क्वेश्चन एक असाइनमेंट में कराए थे, 6 नंबर में खूब आने वाले हैं अभी, 1/16, 8/16 ऐसे वाले 4-5 क्वेश्चन कराए थे मैंने असाइनमेंट से, उनमें यूज हुए थे प्रोडक्ट फॉर्मूले। एक्स्ट्रा क्वेश्चनों में 6 नंबर के क्वेश्चन याद दिला रहा हूँ, बहुत आएंगे। प्रोडक्ट फॉर्मूले भूल जाते हैं बच्चे। ठीक है, एक बार ईमानदारी से हाथ खड़े करो जिनको अभी याद नहीं है, झूठ मत बोलना। ये ज्यादा जरूरी चीज है हमारे लिए, पहले रियलाइज तो करो याद नहीं है, बाकी बात तो बाद में होगी। अब बोलो क्या फिजिकल हो तो मैं रोकता हूँ भैया, मैं बैच को आगे चलाता ही नहीं, पहले सारे सुनाए तो आगे चले। अब यहाँ तो ऑनलाइन में क्या करें अब। ठीक है भैया, 1 मिनट आप अपने आप ही याद कर लो, मैं चारों लिख रहा हूँ, 2-4 मिनट लगा लेना भैया। पहला है 2 sin A cos B, दूसरा है 2 cos A sin B, 2 cos A sin B। अच्छा, टाइम गैप पे जैसे आप लोग इसे कम यूज होते हैं ना, इसलिए बच्चों को कम याद रहते हैं। मेरी भी बात करो, मैं 11th पढ़ा रहा हूँ, 12th पढ़ा रहा हूँ, और कभी कभी हायर मैथमेटिक्स कॉमर्स वालों को करा रहा हूँ, कुछ बैच वो भी है मेरे पास। ठीक है भैया, तो लेकिन ये यूज ही कम होते हैं, और लेकिन पेपरों में आ जाते हैं, अटक जाता है। तो मेरे को भी कम लिखने पड़ रहे हैं, तो मेरे को भी एकदम से याद नहीं आ रहे। कई चीजें हैं जिससे हम बना के बोल पा रहे हैं, चाहे जितने मर्जी टाइम गैप पे आप इनको लिखवा लो, बोल पा रहे हैं हम sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। ठीक है, ये वाला हो गया sin A प्लस बी माइनस, वो बातें आप भी सुन लो ना कि जो आप भूल के हो जाते हो, आपने पैटर्न क्यों नहीं बना रखे जबकि आपको पहले भी बताए हुए हैं, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, और ये वाला माइनस cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ठीक है, 2 तरीके हैं भैया इनको ध्यान रखने के। एक बारी ये चीजें छोड़ दो, क्योंकि 6 नंबर तक का क्वेश्चन इसलिए नहीं होगा कि भाई मैंने सीखा नहीं था, अभी रिवीजन में भी रिपीट में सब आ जाएंगे सारे मार्कर, आपने सुने होंगे। पेपर में दिक्कत ना आने की नहीं होगी, पेपर में दिक्कत होगी फॉर्मूला भूल के आ गए आप और गलत कराए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के ऑर्डर याद करो, 2 sin cos, फिर उसका उल्टा 2 cos sin, फिर दोनों 2 cos cos, दोनों सेम 2 cos cos, आखिरी 2 sin sin। ठीक है, पहला जुगाड़ ये है जो याद करने का है। सबके एंगल a प्लस बी ए माइनस बी चल रहे हैं। पहले 2 sin cos में sin ऐड हो रहा है, 2 cos sin में sin माइनस हो रहा है, 2 cos cos में cos ऐड हो रहा है, 2 sin sin में पहला cos माइनस का है, दूसरा cos प्लस का है। या तो ऐसे याद कर लो, या ये बात भी ना याद कर लेते हो, लेकिन कभी कभी स्किप होती है, होएगी कभी 12th तक, कभी महसूस होगा कि ये बात थोड़ी सी स्किप हो रही है, ध्यान नहीं आ रहा। तो सीडी फॉर्मूला इतना ज्यादा यूज होंगे, अगर तुम अच्छा पढ़ते हो तो सीडी बहुत याद होते हैं बच्चों को, वो नहीं भूलते। तो ये सीडी का रिवर्स है, चेक तो कर, sin C प्लस sin D, 2 sin C प्लस D by 2 cos C माइनस D by 2। ध्यान से देख, sin C माइनस sin D, 2 cos C प्लस D by 2 sin C माइनस D by 2, cos C प्लस cos D, 2 cos C प्लस D by 2 cos C माइनस D by 2। और वहां हमने जो पढ़ा था cos C माइनस cos D करके पढ़ा था, और यहाँ हम माइनस बोलते थे, माइनस 2 sin C प्लस D by 2। तो जिस दिन कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, सीडी से याद कर लेते हैं यार, कि sin C प्लस sin D में 2 sin cos था, sin C माइनस sin D में 2 cos sin था, cos C प्लस cos D में 2 cos cos था, cos C माइनस cos D में माइनस 2 sin sin था, लेकिन ये माइनस इधर ले जाऊंगा तो माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये रिवर्स वाली बात भी काम आ जाती है। तो अब आप दिमाग में बिठा लो, अपने आप को सुना लो, अपने आप को सुना लो फटाफट से। हैंड डाउन तब जाएंगे जब आपने अपने आप को सुना लिए। जिन्होंने कहा ना कम याद थे, वो अपने आप को फटाफट से सुना के जल्दी करना भैया, देखो पूरा बैच वेट कर रहा है आपके चक्कर में। सुना के हैंड डाउन कर लेंगे, और ईमानदार बच्चे हाथ खड़े कर लो जिनको कम याद है, और सुना सुना के डाउन करते जाओ, अपने आप को ही सुना लो फटाफट। और तैयारी कोई अलग थोड़ी करनी है हमने,
बीच में गैप्स हैं, यही फायदा है ना, अलग से कहाँ बैठोगे, अभी बैठो फटाफट से करो, कितना टाइम लगेगा। जल्दी जल्दी फटाफट से करिए, सुनाओ और एंड डाउन करो। बस 3-4 ही रह गए हैं, जल्दी निपटाइए। हो गए, 2 बच्चे बचे हैं, बस फटाफट करो। हाँ आगे बढ़ा लेते हैं बच्चों। 2 sin cos, 2 sin cos। अब देखो टाइम गैप पे मेरे को भी मैंने अभी लिखे है ना, मेरे को अभी भी वो कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं ना ऑर्डर से याद कर रहा हूँ, मैं उसको नहीं देख रहा। देखो ये सब मैं जल्दी करना हो तो बस जल्दी सोचूंगा कि यार 2 sin cos पहला वाला था, पहले वाले में दोनों साइन ऐड में आते हैं, तो बस साइन ए प्लस बी, ठीक है भैया, प्लस साइन ए माइनस बी, 130 माइनस 50, 80। प्लस में ही चेंज करने को कहा था, कोई इसकी वैल्यू वगैरह ढूंढने पे मत आ जाना कि साइन 180 जीरो आता है, वो होता है वो लिख दे, छोड़ो उस बात को। उसने कहा था इन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को प्लस में चेंज कर दो, कर दिया। कोई दिक्कत है तो बोलना। नेक्स्ट 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4। एक छोटी सी बात का जवाब दे देना भैया। वो बोलता है भैया इसको ना सिंपल फॉर्म में लिख दो a प्लस आयोटा b में, वो तो ठीक है, वो तो हम लिख दें, बस ब्रैकेट खोलने हैं। तो a माइनस बी की होल पावर 4 का फॉर्मूला याद तो नहीं है, तो फिर कैसे करें? सर स्क्वायर करके ऊपर स्क्वायर स्क्वायर करके होल स्क्वायर कर दो ना। और फिर ये लग रहा है कि यार अभी भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर 3 टर्म हो जाए और उसका स्क्वायर करना पड़े तो टाइम तो लग जाएगा बहुत, लेकिन लगेगा नहीं क्योंकि समझदार बच्चा देख रहा है। a माइनस बी के होल स्क्वायर में जब a स्क्वायर 1, b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और माइनस 2ab 2 आयोटा लिखा, तो हर समझदार बच्चे को पता है पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा की पावर जहां 2 या 2 से बड़ी हो जाए उसका खुद एक फॉर्मूला है, पहले रिड्यूस करो बाद में आगे सोचो, तो फिर बेटर बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है ना। तो फिर ये कहाँ 3 टर्म बच जाएंगी, तो कट गई। तो -2 आयोटा सिंगल टर्म का होल स्क्वायर तो आप कर ही लोगे 4 आयोटा स्क्वायर, फिर आयोटा की पावर 2 या 2 से बड़ी आ गई तो उसका फॉर्मूला है, और ये सिंप्लीफाई होके -4। नंबर काटो मेरे कहाँ कटे, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इस फॉर्म में तो लिखा ही नहीं अभी आपने, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो -4 और इमेजिनरी टर्म आई नहीं प्लस 0 आयोटा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताना, ठीक है, ट्रू या फॉल्स बताना है। मैं कह रहा हूँ हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ठीक है, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट आप नहीं है तो 0 आयोटा तो लिख सकते हो, ठीक है। हर इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। सर इसमें रियल नहीं है तो 0 लिख सकते हो, ध्यान देना। नेक्स्ट, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 3 माइनस 5 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मांग रहा है बच्चों। अब सबको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखो प्रियांशु से पूछते हैं, बड़े अच्छे शब्दों से बोलता है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या? सीधा आंसर मत बोलियो, शब्द बोलियो। सर जी से मल्टीप्लाई करके इस आंसर बना दो। ठीक है जी, किसी नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या, जिसे मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए, ठीक है। अगर मैंने बहुत टाइम लिया था भैया जब पहली बारी मैं करा रहा था, अगर दम है तो देखो, जरूरी नहीं है हम इस पे आज दोबारा टाइम ले, लेकिन किसी को याद आ जाए तो, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले ढूंढने के लिए पहले एडिटिव इनवर्स ढूंढना पड़ता है, पहले एडिटिव ढूंढना पड़ता है, पहले उसका आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना पड़ता है। इनवर्स एलिमेंट ढूंढने से पहले उस ऑपरेशन पे आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना पड़ता है, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट से इनवर्स एलिमेंट डिफाइंड होता है, ठीक है। लेकिन इस वक्त मैं इस बात पे टाइम लगा दूंगा, बिल्कुल आउट ऑफ स्कोप चले जाएंगे हम, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और 12th में ये टॉपिक, अब मतलब इस साल की बात नहीं कर रहा, 5 साल से आउट ऑफ सिलेबस हो गया, नहीं तो बड़ी जबरदस्त बात थी ये, मैं टाइम देता, लेकिन अब जरूरी नहीं है, छोड़ो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी को पता होगा, उसने माइंड में मैच कर लिया होगा।
सर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई तो रट के ही काम चला लेता है, नंबर तो पूरे लेता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होता है, तो पलट दे भाई। ठीक है भैया, और कोई डेफिनेशन दे सर, एस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कोई ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए, जिससे मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए, तो उसका उल्टा ही लेना पड़ेगा, कैसे भी समझ लो आप। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का रेसिप्रोकल। ठीक है भैया, याद ही कर लेना, रेसिप्रोकल ज्यादा ना सोचना। और सर छोड़ नहीं सकते क्योंकि है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेकिन कॉम्प्लेक्स को ऑलवेज उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पे छोड़ा जाता है, a + b आटा फॉर्म में, आटा ऊपर होना चाहिए। तो है तो यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ना, तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो 3 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 1 की 3 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई, 3 + आयोटा नीचे a - b, a + b, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 - b स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर, ये आ गया 3 + 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 25 + 9 34, और छोड़ना मत, सेपरेट कर देना, 3/34 + 5/34 आयोटा। कोई दिक्कत है तो बोलना। देखो कुछ चीजें तो फिक्स दिख रही हैं यार, दूसरे तीसरे स्कूल का टीचर एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ लेता है, एक कोई ट्रिगो का बेसिक सा क्वेश्चन, और कुछ स्कूल टीचर काफी टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे, आगे आने वाले पेपर वो भी सिखाएंगे आपको, 1 मार्कर में पूछेंगे वो। अभी ध्यान दो, आयोटा की पावर n, ये वाला मैंने आपको एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा में करा दिया था जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर करा रहा था, कि भाई ये वाला टाइप बहुत सारे टीचर पूछते हैं। ठीक है जी, ऐसे कुछ चल रहा है। हाँ, अब ध्यान से देखते रहना। अब भैया हमें तो आयोटा की पावर 1 2 3 4 तक के तो फॉर्मूले याद है, भैया आयोटा की पावर n कह देगा तो हमें याद थोड़ी है, तो कोई बताएगा क्या? बोलो बोलो, आयोटा की पावर n कॉमन, कॉमन ले लो ना, आयोटा की पावर कॉमन n लेना सर। तो अंदर रिड्यूस सम बन जाएंगे, और रिड्यूस कट पिट के 0 आ गई, तो 0 की तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो 0, काम खत्म है। तो आयोटा की पावर n कॉमन 1, आयोटा की पावर n कॉमन आयोटा की पावर 1 बचा, आयोटा की पावर n कॉमन आयोटा स्क्वायर बचा, आयोटा क्यूब बचा। अच्छा, जहां जहां आप भूल रहे हो ना भैया, वहां जैसे कोई बेसिक सा फॉर्मूला भूल रहा है बच्चा, पहले पढ़ा हो उसने ठीक से, तो अब तो ये आपके ऐप पे भी अवेलेबल है, ये लगभग सारे चैप्टर। ठीक है, वहां जाके रिवाइज कर लो। ठीक है भैया, 1 + आयोटा की पावर 2 या 2 से बड़े पर फॉर्मूले डालने होते हैं। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू है -1, आयोटा क्यूब का फॉर्मूला है माइनस आयोटा, देखो ये सब कट गया, 0 आ गया, और 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई 0 आ गया। कोई दिक्कत है तो बोलना। हो गया भैया। नेक्स्ट आ गया आयोटा की पावर 18 + 1 / आयोटा की पावर 25 का होल पावर 3। सिंप्लीफाई करना है भैया, और ये वाला तो a + b का होल क्यूब तो हम फॉर्मूला बाद में लगाएंगे, पहले आयोटा के अंदर पावर बड़ी है, तो पहले अंदर वालों को रिड्यूस करो, उनको छोटा करो जितना हो जाए। सर आयोटा की पावर 18 सबको पता होगा, पावर 4 से भी बड़ी हो जाए तो आयोटा की पावर 4 का लास्ट फॉर्मूला होता था 1, तो इसे आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल पर ब्रेक करके रिड्यूस करते थे। जैसे आयोटा की पावर 18 को आयोटा की पावर 4 लिखा, बच्चा बोला 4 कहाँ से लिखोगे, है तो 18, तो 4 की टेबल पर नियरेस्ट जा 18 के, 4 4 16, 16 आयोटा लिख दिए, 2 बच गए, वो बाजू लिख दिया आयोटा स्क्वायर। चेक कर लो, सब मल्टीप्लाई करोगे आयोटा की पावर 18 है। अब तुम्हें फॉर्मूला याद है, आयोटा की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 4 1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, यानी ये सिंप्लीफाई होकर -1 आ गया। अब आ जाओ दूसरे को रिड्यूस करो, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है मिसलेनियस का, 1 / आयोटा की होल पावर 25। सर 1 की तो कोई भी पावर 1 होगा, नीचे आयोटा की पावर 25 आ गया, आयोटा की पावर 25 ज्यादा बड़ा है सर, पावर 4 पे ब्रेक मार लो, 4 6 24, 24 आयोटा हो गए, एक बच गया, बाजू लिख दो। और अब देखो आयोटा की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 6 1 1 इंटू आयोटा आयोटा। सर नीचे आयोटा नहीं छोड़ेंगे, चाहे सिंपल हुआ है सर, पावर खत्म हो गई है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको रेशनलाइज कर लो, तो ये आपका आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, स्पेस बिल्कुल ही खत्म सही हो गया है, ये आ गया माइनस आयोटा कुल मिला के। तो देखो ये इसकी वैल्यू रिड्यूस होके हो गई माइनस आयोटा। मेरे को नहीं लगता है, पहले यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो बोल लो, यहाँ तक कोई सिंप्लीफिकेशन में किसी को कुछ पूछना है तो 1 मिनट कोई बताएगा इसमें खास क्या है। -1 कॉमन लेंगे तो -1 का भी क्यूब करना पड़ेगा। यस सर। हाँ ये गलती हो जाए, कॉमन तो कोई भी लेगा, कि वो कोई बोलेगा यार -a - b का होल क्यूब फॉर्मूला थोड़ी लगाऊंगा, ये परेशानी थोड़ी लेनी है, माइनस कॉमन लेंगे। और तुक्के में अभी ठीक हो रहा है, कल को गलत हो जाएगा, कि बच्चे ने अभी देखो कितना क्लियरली बोल रहा है माइनस कॉमन लेना है, तो जो बाहर निकालोगे उसकी पावर यही है, जो बचा उसकी भी पावर यही है, जो बाहर गया उसकी भी पावर यही है। तो भैया चांस की बात है, कोई ना सोचे पावर, तो यार होना तो माइनस का क्यूब है, तो कोई वैसे भी माइनस कॉमन लेगा, बाहर माइनस ही लिखेगा ना, तुक्के में ठीक हो गया, क्योंकि माइनस बाहर जाते हुए क्यूब होना था और माइनस ही आना था, लेकिन कल को यहाँ पावर 4 हो और आप माइनस कॉमन लेके बाहर माइनस लिख दो, गलत हो जाएगा, माइनस की पावर 4 प्लस होता है, तो ये थोड़ा ध्यान देना।
अब आप इस बात के लिए काफी बड़े हो गए, लेकिन स्किप ना हो जाए आपसे, ठीक है? समझता मेरे ख्याल से हर कोई है कि जो भी कॉमन ले रहे हो उसकी भी होल पावर बाहर जाएगी और जो बच गया उसकी भी वही पावर अंदर बचेगी, ठीक है भैया? करिए बस, मैं 1 मिनट जरा इंक डाल के आ गया। हाँ जी, तो माइनस कॉमन और थोड़ा बेटर लिख लेते हैं भैया कि जो बात गलती में ना आ जाए कि जो बाहर आया उसकी होल पावर यही है 3 है, अंदर 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब, माइनस का क्यूब माइनस रहेगा, इधर a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला डाल दो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मूला डाल दिया मैंने। और सिंप्लीफाई कर लो तो माइनस आयोटा की पावर जहाँ 2 या 2 से बड़ी है उनको रिड्यूस करो, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 की 3 से मल्टीप्लाई -3, तो ये 1 -3 आ गया मेरे पास, -2 और 3 आयोटा माइनस आयोटा आ गया 2 आयोटा, ब्रैकेट खोल लो आप, तो ये 2 - 2 आयोटा। अब देख लें कि इसका मॉडुलस वगैरह ना पूछ दिया उसने, ठीक है भैया? वैसे तो पूछा, बस सिंप्लीफिकेशन ही था, ठीक है? बस इवेलुएट करने को कह रहा था, मोस्ट सिंप्लीफाइड ही आ गया 2 - 2 आयोटा। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। सैंपल पेपर बिल्कुल बैलेंस तैयारी करा रहा होता है आपको, ठीक है? जितना एक्स्ट्रा होना चाहिए, जितना एनसीईआरटी होना चाहिए, जो बार बार आते हैं सब उसी हिसाब से चल रहे होते हैं। किसी का रह गया तो बोलो। पेपर भैया 10 ही नहीं है, जिन बच्चों को ये लगता है कि ये 10 तो चलो स्कूल में यहाँ ट्यूशन में साथ की साथ करा रहे हैं और लगभग हो जाएंगे, अगर आपके 15 के आसपास उसके बाद पेपर है तो काफी कुछ हो जाएगा इसमें से। लेकिन आप में बहुत बच्चे जो मेरे को ध्यान है कि भैया आप तो बहुत ज्यादा कर लेते हो, तो और पेपर जिन जिन को चाहिए वो मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज दें, तो मैं आगे के भी पेपर उनको पिछले साल वाले अवेलेबल करा दूंगा। नेक्स्ट, हाँ ये बात भैया, इसके बिना कोई पेपर ही नहीं है, देखो हर दूसरे पेपर में आपको दिखेगा ये, और घटिया का क्वेश्चन है, देखो ढंग से तैयार कर लो, कोई रह ना जाए, सब चेक करो। 1 मिनट फिर सुन लेना, 2 मूवमेंट होती है इसमें, 2 मूवमेंट होती है इसमें, ठीक है भैया? सुनते रहिएगा। उसने बोला एन की वैल्यू बतानी है, एमसीक्यू है कि नहीं है, और पहले मेरे को लगता है कई बच्चों से तो पूछने जैसा, उनको तो आता भी है, ऐसे मैं ही क्या समझाऊंगा, ठीक है? NC3 पूछ रहा है वो, खैर मैं क्या पूछ रहा हूँ वो जवाब दो, ये क्या पूछ रहा हूँ उसको छोड़ो, ठीक है? सबसे पहले भव्य मेहंदी रत्ता बोलेगी, एन पूछ रहे हैं, आपको पूरा आइडिया होगा बच्चे, बताओ। सर 8। बहुत बढ़िया, गलत नहीं है, एन की ऑल पॉसिबल वैल्यू सही बोला है, लेकिन अधूरा रह गया अभी, एन की ऑल, हिंट दे रहा हूँ, ऑल पॉसिबल वैल्यू। सर 10 में से होंगी, 1 to 10 में। नहीं 1 to 10 इस वक्त बच्चे, अगर ये इक्वल है, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अगर ये इक्वल है तो एन क्या हो सकता है? एक तो 8 है ही है, और कोई बोल दो 2 भी हो सकता है, पहले ये ध्यान देना, ठीक है? आप ऐसे सोचो ना, जिस दिन हम पहली बार ही पढ़ रहे थे 10C2, तो 10C2 के इक्वल होना चाहिए, सेम एन भी सेम हो, आर भी सेम हो, तो ये तो होता ही है, कौन मना करेगा? और दूसरा सर, वो एक बात ऐसे थ्योरी से भी तो समझी थी, 10 में से 2 चीजें छाटते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे 2 उठा रहे हैं दूसरे साइड पे 8 बचती जा रही हैं, तो 10 में से 2 छाटने या 8 बचने के तरीके सेम होते हैं, तो ऐसे भी कॉम्बिनेशन इक्वल होते हैं सर, याद होगा। इस पे कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, तो इसको और क्लियर करूं मैं, ये तो पता है ना आपको। तो बस जब वो 2 कॉम्बिनेशन इक्वल थे ना, या तो ये देखो, या तो कॉम्बिनेशन ऐसे इक्वल होगा या ऐसे भी इक्वल होगा, तो दोनों बातें सोच लिया करो, कई बार दोनों से आंसर आ रहा हो तो, और वो सिर्फ एन पूछ रहा हो तो, ठीक है भैया? तो सर ऐसे इक्वल होगा तो 2 = 2, और ऐसे इक्वल होगा तो इन दोनों का सम ये होना चाहिए, ठीक है? तो देखो ना, इस बारी तो दोनों पॉसिबिलिटी से वैलिड सा आंसर दिख रहा है, अगर ये पूछ ना रहा हो NC3। अगर ये सिर्फ n पूछ रहा हो तो भैया, अगर ये कॉम्बिनेशन इक्वल है तो n2 भी हो सकता है, क्योंकि 10C2 इक्वल है, और अगर ये कॉम्बिनेशन इक्वल है तो सबको पता है 10 में से 2 छाटने और 10 में से 8 बचने के तरीके सेम होते हैं। और ऐसे मत सोचना आप, इन दोनों का टोटल n होना चाहिए, यानी 2 + n 10 होना चाहिए, यानी n 8 भी हो सकता है। तो n के तो 2 आंसर है, अगर आप मेरे से n पूछ रहे हो तो, लेकिन अब इसने कुछ और पूछा है तो उससे बात बदल जाती है। वो कह रहा है NC3 निकालना है, कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने के तरीकों के लिए यूज होता है, n में से 3 चीजें छाटने के तरीके पूछ रहा है, तो ये तो क्वेश्चन नहीं हो सकता ना, 2 में से 3 चीजें छाटने के तरीके बताओ, कम में से ज्यादा चीजें थोड़ी छाट सकते हैं, ठीक है भैया? इसलिए n इस बारी 2 तो नहीं लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में, क्योंकि निकालना NC3 है, n ऑलवेज r के इक्वल r से बड़ा होता है,
इसलिए वो 2 वाला केस किसी ने नहीं भी बोला तो अभी तो चल ही रहा है। तो अभी N8 रहा 8C3 और शॉर्टकट आपको याद होगा 8 को 3 बारी इंक्लूडिंग 8 एक एक कम करके लिख दोगे, नीचे 3 को 1 तक लिख दोगे, जो कटेगा काट दोगे, आंसर आ जाएगा। कंफ्यूजन है तो बोलना, कर दो फटाफट। एक बारी ना ऐसे आप जरूर समझ लीजिए, एक्चुअली ये शक्लें ना सेम देता नहीं है, कॉम्बिनेशन इन दो केस में बराबर होते हैं, ऐसे समझो। जब तुम्हें आइडिया ना आ रहा हो कि भाई ये वाला केस है कि ये वाला, तो दोनों ट्राई मार लिया करो कि आर पोजीशन भी इक्वल रख लिया करो, इक्वल रख के भी निकाल लो जो वेरिएबल आ रहा है, और इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है तो इन दोनों को ऐड करके इसके इक्वल भी रख लो। अगर दोनों से वैलिड आंसर आ गए, दोनों कंसिडरेबल है, कोई एक रिजेक्ट हो रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके क्वेश्चन हर पेपर में मिलेंगे, मैं कंफर्म हूँ इस बात के, ठीक है भैया। नेक्स्ट बोलते हैं 5 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं आपको, 5 डिजिट का इवन नंबर, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। 5 डिजिट का इवन नंबर, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और डिजिट उसने बताया नहीं कौन से यूज कर सकते हो, कोई बताएगा? जब बोले नहीं तो कहां से कहां तक यूज कर सकते हो? 1 से 9। ना 0 डिजिट नहीं होता क्या? 0 डिजिट नहीं होता क्या? 0 से 9 तक सब यूज होगा, ठीक है। 5 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं, लेकिन कंडीशन है बिना बोले 5 डिजिट का इवन नंबर। बताओ इवन में लास्ट में कुछ भी लिख सकते हो या क्या क्या लिख सकते हो? 0 2 4 6 8, ठीक है भैया। और अब बताओ कि यहाँ पर 0 से 8 तक कुछ भी लिख सकते हो, और यहाँ पर भी ऐसे तो कंडीशन है, ऐसे तो यहाँ भी कंडीशन है, ठीक है भैया। कि इसे 0 से बता ना 5 डिजिट का इवन नंबर बनाना, 0 से बड़ा रखना है। हाँ 0 नहीं लिख सकते सर, 0 नहीं लिख सकते, बाकी सब यूज कर सकते हो 1 से 9 तक, क्योंकि यहाँ 0 लिख दिया तो ये 5 डिजिट का बनेगा नहीं, ठीक है। आप थोड़ा सा आप बताओ पहले, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, चाहे 1 मार्क में, और गलत कर दोगे चाहे किसी को लग रहा हो मैं अच्छा सोच रहा हूँ, ठीक है। मुझे बताओ, मुझे यहाँ पर इसे जो इसके वेज लिखने हैं वो लेफ्ट से शुरू करूँ या राइट से? राइट से। राइट से दिया, राइट से करें, बहुत अच्छी बात, मजा आ गया, बिल्कुल सही बोला है, पहले यहाँ आप गलत नहीं हुए। अब बोलो राइट से शुरू कर रहे हैं, इसको लिखने के कितने तरीके? 5। आपको पता नहीं आपने यहाँ क्या लिखा है, 5 तरीके हैं, ठीक है। अब आपको ये पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि कंडीशन यहाँ भी है कि यहाँ 0 नहीं लिख सकते, बाकी सब लिख सकते हैं, ठीक है भैया। आपको ही बताएगा यहाँ क्या? सर यहाँ पे 4 तरीके हैं। सर 7 7 सर 9 3 तरीके हैं सर 4 सर 3 होने चाहिए। 9 सर 9। एक मिनट, पहले एक एक करके आओगे तभी तो समझाऊंगा। जो 4 कह रहे हैं वो आ जाओ, पहले 4 वाला आ जाओ। यहाँ इसको लिखने के कह रहे हो आप 4, आपके पास तो 10 डिजिट थे मेरे भाई, यहाँ कोई एक ही यूज हुआ होगा, 10 में से एक यूज हो गया, बाकी आप 9 आगे यूज कर सकते हो, 9 आगे यूज कर सकते हो। तो आप 4 क्यों बोल रहे हो या 3 क्यों बोल रहे हो? गलत है 9 भी, लेकिन अच्छी सोच से गलत कर रहे हो, तो कम से कम तो 9 तो बोलो। सर 8 होना चाहिए। हाँ वैसे तो बच्चा कह रहा है 8 होना चाहिए सर। 7 नहीं, एक भाई 7 वाला फिर आ गया, 1 मिनट पहले 7 वाला आ जाओ, पहले उसको साफ करके आ जाओ। 7 कौन था? घबराना मत। यस सर। भाई यहाँ 0 से 9 तक 10 डिजिट है, बता 7 क्यों बोल रहा है? जवाब सर एक सर लास्ट वाला नहीं लिखेंगे, और एक सर 0 नहीं यूज हो गया, कोई एक वो नहीं लिखेंगे, और सर एक लास्ट वाला नहीं लिखेंगे। लास्ट वाला तो एक हटा दिया ना, और उसके अलावा और सर 0 नहीं लिखेंगे। 0 नहीं लिखेगा, तो कितने बच गए भाई? 10 डिजिट हैं, 10 सर 8 हो गए। 9 नहीं है ये प्रियांशु भैया, 10 में से 2 गए, 8 बचे ना। आप गलत कर रहे हो, ये भी गलत है। मैं कह रहा हूँ क्या आपने जब यहाँ बोला, अब आप अपने हिसाब से देखो, गलत 50 तरीकों से हो सकता है, उसको सोचते रह गए तो हो गया क्वेश्चन। एक सही सुन लो, सब खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ जब मैं कह रहा हूँ इसको लिखने के 5 तरीके हैं, तो क्या इन 5 तरीकों में मेरे को पता है मैंने यहाँ 0 लिखी या नहीं लिखी? जल्दी बोलो हाँ या नहीं। नहीं पता सर। ये तो नहीं पता, तो उसमें एक बात छूट रही है ना फिर हमसे, क्योंकि मान लो यहाँ 0 लिख दी तो फिर यहाँ 0 यूज ही नहीं हो रही, फिर तो यहाँ 9 तरीके हैं लिखने के, क्योंकि बचे हुए 9 सारे यूज कर सकते हो, ठीक है भैया। और मान लो यहाँ 0 नहीं लिखी, अदर लिखे हैं, तो सारे यूज कर सकते हो, और 0 यहाँ लिख दी तो 0 छोड़ के बाकी, ये कुछ पंगा सा चल रहा है ना, तो आप इवन के केस बना लो, नहीं तो फंस जाओगे। इवन के केस सर लास्ट डिजिट इवन बनाना है ना, और उसके लिए 0 2 4 6 8 था, या तो लास्ट को हम 0 से ही एंड करेंगे, या हम 0 से एंड नहीं करेंगे, अदर इवन डिजिट लिखेंगे। ऐसे बना लो, अब आप नहीं फंसोगे। अब मेरे हिसाब से सोच के बोलना, पहला केस पूरा कर रहे हैं।
पहला केस पूरा कर रहे हैं। अगर हम 0 से खत्म कर रहे हैं, सिर्फ 0 से ही खत्म करेंगे नंबर को, इवन ही बनेगा ना। बताना इसको लिखने के कितने तरीके, 4, 5 या 1? एक। आप बोल चुके हो यहाँ 0 ही लिखा है, तो बोलो। Yes, sir. अब आपके 10 डिजिट थे, 10 में से 0 यही यूज हुआ और कहीं हुआ ही नहीं है, 0 यही यूज हुआ है। तो बोलना अब 10 में से 0 खत्म हो गया, तो यहाँ कितने डिजिट? 9 तरीके। और आगे अब 2 डिजिट यूज हो गए, आगे तो कर लोगे 8, 7, 6। कोई कंफ्यूजन पहले इसमें? नो सर। ठीक है जी, अब आगे बढ़ो। लेकिन अगर 0 से ना एंड करूं तो इवन तो 2 4 6 8 लिख के भी बन जाता है। 2 4 6 8 5 डिजिट है। तो बोलो अब इवन बनाने के लिए लास्ट में 0 नहीं लिखे तो 4 डिजिट बच गए। इसको लिखने के कितने तरीके? 4। अच्छा, तरीके 4 हैं, लिखोगे तो कोई एक तो लिख दोगे, और कोई भी एक लिखो। अब बोलो 10 डिजिट थे, 0 से 9 तक 10 डिजिट थे, उसमें से कोई भी एक यूज हो गया, यानी 10 में से एक कम हो गया। क्या 0 यूज हुई है या नहीं हुई? अभी नहीं हुई सर। 0 आप वैसे भी नहीं कर सकते यहाँ पे, तो 0 को मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा, और जो एक यूज कर लिया वो भी छोड़ना पड़ेगा। 2 छूट गए, यानी 10 में से 2 छूट गए। अब इसको लिखने के कितने तरीके हैं? 8। यानी अगर मैं ये पांचों का केस इकट्ठा लिखता ना तो वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा था, क्योंकि क्या पता वहां 0 लिखी थी कि नहीं लिखी थी, क्योंकि पांचों तरीके इकट्ठे बोल रहे थे। 0 लिखी थी तो फिर यहाँ 9 तरीके थे, और नहीं लिखी थी तो इसके लिखने के 8 तरीके थे, तो वो तो केस बना के ही होगा, वो एक बारी में कैसे खा जाओगे आप? ठीक है, तो 1 मार्क में उसने 4 मार्क के स्किल लेवल वाला क्वेश्चन दे रखा। ठीक है भैया, तो इसको लिखने के 8 तरीके दोबारा बात करेंगे, एक बार इसको दोबारा बात करेंगे। ठीक है, इवन बनाना 0 का केस तो जा चुका है, उसके अलावा इवन डिजिट 4 हैं, 4 तरीके लिखने के 4 हैं। लिखोगे कोई एक डिजिट लिख दोगे, जो एक लिख दोगे आगे रिपीट नहीं कर सकते। तो आगे हमारे पास 10 डिजिट अवेलेबल थे, 10 में से कोई एक यूज हो गया, कोई भी एक काट दो। ठीक है, बच गए 9। 9 में से 0 आप यूज कर नहीं सकते क्योंकि ये 4 डिजिट का बन जाएगा, तो 0 को भी काट दो, बच गए 8। इसको लिखने के 8 तरीके। ठीक है, लेकिन अब अगला 7 पे मत पहुंचा देना गाड़ी। बोलो 10 में से कितने डिजिट यूज हो गए? 2। तो अब अगला लिखने के फिर कितने तरीके? 8। फिर अब एक एक कम कर जाओ। क्लियर है? या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, मल्टीप्लाई करके ऐड करो, टोटल भी आ गए। ठीक है भैया, जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। वो 8 इसलिए जाएंगे क्योंकि 0 भी यूज हो सकता है। हाँ, क्योंकि आगे 0 यूज हो सकता है, जो 0 यहाँ छोड़ा था वो यहाँ तो यूज हो जाएगा। बहुत बढ़िया। कर दो। $3024 है फर्स्ट का। और सेकंड का आ गया 10,752। और पर आए थे दोनों केस, ध्यान होगा, ऐड कर दोगे 13,776। दिक्कत है तो बोलना भैया। प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस है, सोच लिया समझ लिया काम चलेगा नहीं। मल्टीप्लाई डिवाइड सब करनी पड़ती है पेपर में, सब करनी पड़ती है। रोज रोज की प्रैक्टिस ही काम आती है आप लोगों की। किसी का रह गया तो बोलो। नेक्स्ट। हाँ जी, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड कैरियर? कैरियर के सारे लेटर यूज करने हैं भैया। कितने वर्ड बना सकते हो? ठीक है, एक मिनट देखना, यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड, तो कुछ नहीं बोला तो ऑल लेटर यूज करने हैं ना।
यानी 6 लेटर वर्ड बनाना है। कोई बताएगा किस बात की इंपॉर्टेंस है? 6 लेटर वर्ड तो आप यूं बोल दो, रिपीटेशन हटानी है। बोलो 6 अल्फाबेट अरेंज होने के कितने तरीके फैक्टोरियल 6 अलट पलट के वर्ड होंगे, फैक्टोरियल 2। ठीक है हाँ, लेकिन उसमें रिपीटेशन हटाना है। देखो 2 ई का है, 2 आर का भी है भैया, 2 आर का भी है। तो जिस वक्त सिर्फ 2 ई अलट पलट रहे होंगे वर्ड अलग नहीं बनेगा, तो उसका रिपीटेशन इफेक्ट फैक्टोरियल 2। 2 आर अलट पलट रहे होंगे वर्ड अलग नहीं बनेगा। टोटल वर्ड आ गए फैक्टोरियल 6 याद है 720 फैक्टोरियल 2 2 2, ठीक है भैया 180 आ गया 180। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना सर। हाँ जी सर फैक्टोरियल 2 की जगह फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, किसी भी हालत में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट, क्या फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 होता है क्या? अगर होता है तो लिख दो। फैक्टोरियल 4 तो 24 है और फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 तो 4 है। अच्छा अगला वाला बायनोमियल थ्योरम इस साल आउट ऑफ सिलेबस पूरा चैप्टर हुआ है, ये 8 चैप्टर है, उसका क्वेश्चन है। 15 भी उसी का है, 16 भी उसी का है, ठीक है जी 15 16 उसी का, और 16 में ही लेकिन एक पार्ट क्या दिख रहा है, अच्छा ये 17 18 के लिए है, 17 18 के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है जी। ऐसे बोल के करा दो आप लोग, बोर्ड पे चेक कर लो, माइंड में बोल लो कि मेरे साथ बोल लो और करा दो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लिखने में टाइम लगाओगे। बी यूनियन सी सारे चेक करके बोल देना जरा, बी यूनियन सी कलेक्शन ऑफ 2 कलेक्शन ऑफ 1 2 3 चलो 4 हाँ 5 1 6 2 7 8 3 4 5 5 6 7 6 8 7 8। सर बी यूनियन सी आ गया। अच्छा ए बी चाहिए, ए बी चाहिए, तो ए तो उसने दिया ही हुआ आपको 1 2 5 7, देखो चेक करो अभी। अब एक्चुअली फर्स्ट 17 में कह रहा है ए में से सबट्रैक्ट करना है बी यूनियन सी सेट को। सबट्रैक्ट मतलब नंबर की माइनस नहीं होती ना, सेट की माइनस क्या होती है, फर्स्ट सेट के मेंबर लेने हैं लेकिन सेकंड वाले छोड़ देने हैं, यानी बी यूनियन सी वाले सारे छोड़ दो। देखो बी यूनियन सी वाला 1 हटा दो, 2 हटा दो, 5 हटा दो, 7 भी हटा दो, बाकी पहले ही हटे हुए हैं। तो बोलो क्या आया, कुछ भी नहीं बचा, खाली सेट हो गया, यानी क्या हो गया 5। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, हटाओ, हो गया ना। नेक्स्ट बस सोच लो इसे, तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी आप बुलवाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो ए यूनियन बी आ गया। और उसका होल कॉम्प्लीमेंट यानी ए यूनियन बी के मेंबर आप यूनिवर्सल में छोड़ दो, और 1 से 7 तक के मेंबर छोड़ दोगे तो आ जाएगा 8 9 10 की कलेक्शन, ठीक है जी ये हो गया। सर हाँ जी सर इस बार कॉम्प्लीमेंट नहीं आ रहा। कॉम्प्लीमेंट नहीं आ रहा, चलो अब कोई नहीं, अब इतना तो बोल देते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। अच्छा प्रोबेबिलिटी में कुछ कट हुआ है? नहीं आपको सर पता है एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी और कनेक्शन विद अदर थ्योरीज। हाँ तो अब गए ना, देखो प्रोबेबिलिटी में ये डिलीट नहीं हुआ, ठीक है भैया, और सेट्स में हो गया, तो बचेंगे कैसे? प्रोबेबिलिटी में ये यूज होने हैं सारी चीजें, ठीक है। और किसी हद तक ना कोई कोई चीज मैं कराऊंगा, जैसे बायनोमियल भी, जैसे हमने एक पूरा चैप्टर छोड़ दिया, 11वीं को छोड़ो ना, नहीं आ रहा नहीं पढ़ते छोड़ो, 12वीं में यूज हो जाएगा क्या किसी हद तक, तो कुछ बायनोमियल थ्योरम एक बेसिक तो कम से कम यूज हो सकती है, तो कहीं ना कहीं तो बतानी पड़ेगी, 17 समझ नहीं आया। ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट के बिना तो 11वीं नहीं पूरी हो रही है आपकी, प्रोबेबिलिटी में खूब यूज होना है, तो इसको तो कर लो आप, इसको मत छोड़ो। यार 17 समझ नहीं आया कैसे हुआ। 17 समझ में नहीं आया, ले भाई समझ, अभी तो बोर्ड पे ही तैयार है। ए माइनस बी यूनियन सी, ए सेट में बी यूनियन सी के सारे मेंबर हटा दे, जो बच जाए वो ए माइनस बी यूनियन सी है। ए में बी यूनियन सी के सारे हटाने हैं, बोल सबसे पहले क्या हटाना है, बोलता जा। 1 हटा दिया, ले 2 गया, 3 हटाना है। अच्छा जो चीज पहले ही हटी हुई है उसे हम हटा सकते हैं क्या? है ही नहीं, नहीं भैया तो पहले ही हटी हुई है, बस कुछ नहीं करना। 4 पहले ही हटा हुआ है, 5 हटाओ, 6 पहले ही हटा हुआ है, 7 हटाओ, 8 पहले ही हटा हुआ है, यानी ये सब हटाने पड़ गए, तो खाली बच गया है, इसमें कुछ बचा ही नहीं, यानी ए माइनस बी यूनियन सी क्या आया, एम्प्टी सेट 5। क्लियर हुआ नहीं? बोल हाँ या नहीं? जी भैया हो गया। ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट बच्चों, 12th नॉर्मल आने जा रही है, कॉम्प्लीमेंट के बिना नहीं होगा कुछ भी, कॉम्प्लीमेंट जरूर कर लो, और आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। ए इंटरसेक्शन सी भूल जाएंगे ना, नहीं करेंगे तो। ए इंटरसेक्शन सी 1 2 5 7, और ए और सी का कॉमन लेना है तो 1 2 7 आ गया, 1 2 7 देख लो, दोनों का कॉमन दिख रहा है, और उसका होल कॉम्प्लीमेंट, ये मेंबर यूनिवर्सल में छोड़ दो, तो यूनिवर्सल 1 से 10 तक का था, तो 1 2 7 छोड़ दोगे तो 3 4 5 6 8 9 10,
ठीक है जी, नेक्स्ट। वो बोल रहा है कि इंटरवल नोटेशन लिखना है, तो देख के देखो, देखो सारे बच्चे मेरे को लिखवाना -12 से -10 इंटरवल नोटेशन। अब यार ये क्या बताओगे आप, दोनों तरफ इक्वल नहीं है, तो बोलो दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट? ओपन। चलिए अब इसमें तो आप क्या गलत करोगे, एक मिनट दोबारा से, ठीक है जी, जरा ध्यान से देखना, ठीक है, लिखवाओ बच्चों। सर ओपन -7, सर क्लोज -5 टू ओपन -7, क्लोज -5, सर क्लोज -5 टू ओपन -7। एक बच्चा तो ये कह रहा है, कोई इसको पलट के बोलना चाह रहा है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। -7 टू क्लोज भाई मैं इतना पूछना जा रहा हूँ, क्लोज ओपन को छोड़ दो, सबको आता है, उसको उसका कोई क्वेश्चन नहीं है। लेफ्ट -5 राइट -7 ही आएगा, या लेफ्ट -7 राइट -5 आएगा, उल्टे पुल्टे का बता दो बस। लेफ्ट -7 लेफ्ट -7 राइट -5। देखना प्रियांशु भाई मेरे दिमाग को पकड़ गया, मैं एक्चुअली उल्टे का क्वेश्चन बनाना चाह रहा था, लेकिन बना ही नहीं तुक्के में तो इसको लगा ये मेरे माइंड रीड करके उल्टा बोला होगा, तो ये भी पलट के बोल रहा है, ठीक है भैया, लेकिन उल्टे का बना ही नहीं। देखना नंबर लाइन पे सोच, अब ये तो पता ही है कि लेफ्ट पर नंबर -7 है, राइट पर -7 है, छोटे वाला यही है, ये लेफ्ट ही रहेगा, ये लेफ्ट ही रहेगा, ऐसा ही हुआ ना? बता जल्दी से कि गड़बड़ हो गई। हमने बोला है x -7 से छोटा है, सुनो बच्चों ध्यान से सुनो, हमने बोला x -7 से छोटा है, पढ़ो उसको, और x -5 के इक्वल या उससे बड़ा है, ठीक है। अब बोलो एक भी ठीक हुआ, सारे गए, ये बोल रहा हूं मैं। सर एक तो सही बोल रहा था। कौन बोल रहा था, बताओ क्या बोला था आपने? फाइव बोला था मैंने। क्या बोला था? फाइ? हाँ एम खाली, मतलब खाली ना, कुछ नहीं है, हाँ ठीक है, वो सही है, ठीक है, बाकी सब गड़बड़ा गए देखो ठीक है। अब देखो आंसर एक्चुअली साइलेंट केस में सबका सेटिस्फाइंग चाहिए होता है भैया, मतलब बीच में एंड होता है, साइलेंट केस में और नहीं होता। तो भाई ऐसे एक्स ढूंढने हैं जो इसको भी सेटिस्फाई कर जाए और उसको भी कर जाए, और इनमें तो कॉमन कुछ नहीं है, तो फाइ आ गया, ठीक है जी, फाइ। वापस 20 PMI का घटिया सा पूछा है, बोलता है P3 लिख दो, तो P3 1 मिनट लिखवाना, घटिया है लेकिन मेरे को लगता है गलत ना कर दे कोई। P3 बट 19 क्वेश्चन तो अलग, कुछ अलग है। नहीं तो 19 में क्या था मेरे भाई, क्या हो गया? -12 -10, वो कह रहा है ये सारे x है, -12 से बड़े हैं, -10 से छोटे हैं, इंटरवल नोटेशन लिखना है, तो -12 से -10 तक सब आंसर है, और लेफ्ट राइट दोनों ही लेने नहीं है मेरे भाई, ओपन इंटरवल। मैं कराता वाल, क्या दिक्कत है बोलो, यही तो है। यही था। हाँ सुनते रहना बच्चों। वापस मैं कह रहा हूँ P3, n की जगह 3 तो डालना है, एक बार ही लिखवा दो यार, अपने आप पता लग जाएगा। P3 बड़ा घटिया वाला है लेकिन गलती हो सकती है। 3 × 5 प्लस, आगे बोलो, अरे बोलो, नहीं आता। 2 × 3 - 1। ठीक है, एक बार बता दो, जब ये P3 जब आप लिखोगे तो ये n की जगह 3 डालोगे, तो ये कोई लास्ट टर्म है या ये थर्ड टर्म बनेगी? इतना सा बोल दो बस, बोलो। थर्ड टर्म। थर्ड टर्म लास्ट क्यों बनेगी यार? ठीक है, लास्ट भी चल, स्टेटमेंट तो गलत नहीं हुई, लेकिन थर्ड तो बोलना, बीच में बिंदे मत लगा दियो, कभी n की जगह 3 यूं डाल दे। अरे ये पहली है, ये दूसरी है, तो 3 डालेगा, तीसरी तो आएगी, तो तीसरी में बीच में गैप कहाँ है? मतलब एक नंबर कट जाएगा ना। वो मेरे को कह रहा है कि P3 लिखना है, वो मेरे को कह रहा है P3 लिखना है, ठीक है भैया, तो ये थर्ड टर्म ही तो आएगी, आप बोल लो आप इसे लास्ट, लेकिन बीच में डॉट मत लगा देना। तो 2 × 3 6, 6 - 1 5, 2 × 3 6 + 1 7, ठीक है ये, और राइट साइड में भी n की जगह 3 डालोगे। 1 × 4, 4 × 3 का स्क्वायर, 9 9 4 36, 6 3 18, -1/3। सर ये तो वेरीफाई करना है। ये तो मतलब ये जो 2n - 1 और 2n + 1 है जनरल टर्म है।
ये लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म को जनरल टर्म कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। सर ये तो वेरीफाई करना है ना? लेकिन मेरे भाई पहले बता, सिर्फ वेरीफाई करना है या कुछ और भी करना है? क्वेश्चन एक है या दो है? ये सर पी ऑफ 3 भी लिखना है सर। तो पी ऑफ 3 को तो पहले लिखने दे हमें, ठीक है ना? पहले तो पी एफ 3 लिखना है ना। आप कह रहे हो आपसे इक्वल चेक करवाओ, चेक कहाँ से करवाऊं? वो पहले कह रहा है पी एफ 3 लिखो। बस देखो इतनी सी बात है, बड़े छोटे 1 मार्क्स में देखो हमको ये चीजें पूछनी पड़ रही हैं जो आप जानते हो। जो आप नहीं जानते हो बोलो अच्छा लगता है, लेकिन आप पढ़ोगे आप खुद ही कहोगे। आप किसी बच्चे को टोक दोगे, देख बेटा पहले P3 लिख बाद में चेक करियो, तो पहले P3 तो लिखो, ठीक है। लेफ्ट, अब लेफ्ट हैंड साइड इवेलुएट कर रहा हूँ। 1 3 3 3 5 15 5 7 35, ठीक है। 18 + 35 अब वेरीफाई करा देते हैं उसमें क्या है। 53 आ गया। राइट हैंड साइड 54 - 1/3 3 आएगा सर, 1 ब्रैकेट के बाहर ऊपर, ब्रैकेट के बाहर ऊपर n की n था, हाँ बिल्कुल n था, n की जगह 3 आएगा, तो यानी ऐसे हो गया। 3 से 3 कट गया, ये भी आ गया 53। तो लेफ्ट इक्वल राइट, ये वेरीफाई भी हो गया। दिक्कत है तो बोल देना। नेक्स्ट, ये 5.7 कहाँ से आया? 5.7 नहीं है पहली बात। हम देख लेते हैं। भव्या खेरा, भव्या देखो लास्ट क्लास भी एक बच्चा पूछ रहा था इससे रिलेटेड, या मैंने पूछा है भैया, मैंने पूछा। हाँ जो भी है जो भी है। आप सुनो, मैं ये कह रहा हूँ जब ये बीच में देता नहीं ऐसे सिंबल, ये देता नहीं तो ये डेसिमल होता है या मल्टीप्लाई होता है? मल्टीप्लाई। तो पहली बात वो डेसिमल नहीं है। दूसरी बात कहाँ से आया? अच्छा ये pn दिया हुआ है, आपसे वो कह रहा है p3 लिखो, तो आप n की जगह क्या डालोगे? 3 डालेंगे, ठीक है। अब एपी या सीक्वेंस में कभी आप n की जगह 3 डाल रहे हो n टर्म में, तो कौन सी टर्म आती है? टर्म तो आ जाएगी 3 डालने से जो आएगी, लेकिन n की जगह 3 डालोगे तो कौन सी टर्म आएगी? थर्ड। अगर सिर्फ n टर्म आएगी, सिर्फ n टर्म में n की जगह 3 डालोगे तो थर्ड टर्म आएगी। यहाँ तो पूरी p3 लिखनी है, यहाँ कोई थर्ड नहीं लिखनी, ये पूरा pn है। तो मैंने n की जगह 3 डाला, तो मेरे दिमाग में ये भी था बीच में बहुत सारी गैप्स हैं और यहाँ मुझे n की जगह 3 डालना है, पहले मैंने डाल दिया। 3 to the 6 - 1 5, वो पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है। फिर 3 to the 6 + 1 7। लेकिन एक बात है, अगर ये लास्ट टर्म है जनरल टर्म है और मैं n की जगह 3 डालूंगा तो ये थर्ड टर्म तो होगी ना। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो बीच में गैप है कहाँ? तो ये भी हमने हटा दिया। अभी क्लियर है कंटेक्स्ट के नहीं? यस सर, यस सर। नेक्स्ट, कोई कोई स्कूल का पेपर ना बहुत कुछ सिखा जाएगा। अभी ये वाला तो नहीं था ऐसा, ये तो सब नॉर्मल बातें चल रही हैं। शायद अगले वाला हो। स्कूल का नाम देख लेते हैं, बाल भारती। हाँ जी, आप में से बाल भारती में हैं कोई बच्चे? बाल भारती वाले स्टूडेंट हैं तो हैंड रेज करो। ये वाला सिखाएगा पेपर आपको बहुत कुछ, ठीक है। आप ध्यान से देखते चलो। फर्स्ट, fx इक्वल है mod of x अपॉन x जब x 0 नहीं है। अच्छा आधा मैं पूछता रहूंगा, आपको आता कि नहीं आता, आप दिमाग चला के ट्राई मारना, आपका मूवमेंट बेटर होता जाएगा। रेंज पूछ रहा है, मैं कह रहा हूँ एक बात आज से लेकर 12th तक ध्यान रखना, कहीं भी मॉड आ जाए, 10th क्लास बोलूं, रेंज पूछ रहा है, डोमेन पूछ ले, ठीक है भैया। इसका डेरिवेटिव अभी सीखा नहीं, डेरिवेटिव मांग लेगा 10th में, 11th में मांग लेगा, इसका डेरिवेटिव मांग लेगा। स्ट्रेट लाइन में कहीं मॉड का कोई क्वेश्चन दे देगा, स्ट्रेट लाइन में बड़ा जबरदस्त चैप्टर आने वाला है। और आगे पता नहीं कितने चैप्टर है। मैं कह रहा हूँ मॉड पर कुछ नहीं कर सकते, पहले मॉड हटाओ यहाँ से। और मॉड हटाने के लिए हमें अंदर जो भी लिखा है ना, थ्योरी है, शब्द है एक्स, पता होना चाहिए प्लस का है माइनस का है, क्योंकि प्लस का है तो प्लस लिखो और माइनस का है तो एक माइनस और दो प्लस लिखो, उसे हम रीडिफाइन करना कहते हैं, इसको भूलना मत। मॉड हटाओ तो बाद में सोचो रेंज क्या है, ठीक है भैया। तो अब यार बच्चा बोलेगा यार मॉड तो मैं हटाऊं लेकिन आप बताओ एक्स क्या है। मैं क्या बताऊं, क्वेश्चन को बताना है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स 0 नहीं है, एक्स 0 नहीं है कि भैया दो मतलब होते हैं, आप बताना क्या दो मतलब। ये तो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है या नेगेटिव? गलत नहीं बोल रहे, लेकिन कंटेक्चुअल बोलो ना भैया। या 0 से छोटा है, या तो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। यहाँ ऐसे थोड़ी लिखोगे पॉजिटिव, जैसे आप लिखते हो हमेशा ड्यूल फंक्शन में। अभी ड्यूल फंक्शन वैसे ज्यादा यूज नहीं हुए, डायरेक्टिव में यूज होंगे। एक्स या तो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। अब रीडिफाइन करो, बोलो एक्स 0 से बड़ा है तो आप खुद ही कह रहे हो प्लस का है, तो मॉड हटा दो, प्लस का ही है, प्लस का ही लिखना होता है। नीचे कुछ नहीं सोचना, नीचे मॉड नहीं है, नीचे जो है वो कॉपी मारना है आपने। इसको डेफिनेशन से ठीक किया हमने, प्लस का है सेम लिखेंगे, कट के 1 आ गया। एक्स 0 से छोटे पे तो आप खुद कह रहे हो माइनस का है, तो मॉड हटाओगे तो आप तो माइनस का बोल रहे हो, तो एक माइनस और दो प्लस का हुआ, ये कट के 1 आ गया। अच्छा ये जो रीडिफाइन कर रहे हो ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसे बिल्कुल कम मत मानना।
डोमेन, रेंज, फंक्शन का रीडिफाइंड, डेरिवेटिव, और ऐसे भयंकर भयंकर क्वेश्चन 12 तक आएंगे। और एक ही बात की इंपॉर्टेंस है, रीडिफाइन सही आना चाहिए बस, बाकी आगे कोई कुछ भी कर देता है। x 0 पर 0 ही है, ठीक है भैया। कोई बच्चा टाइप ऑफ फंक्शन में इसमें से कोई नाम याद आ रहा है आपको? टाइप ऑफ फंक्शन में से सिग्नम फंक्शन है ये सर, पूरा याद होगा। एनसीईआरटी ने ऐसे बोला था बच्चों, एनसीईआरटी ने यहाँ से नहीं दिया था, एनसीईआरटी ने ये दिया था x 0 पे 0, सिग्नम की ऐसे डेफिनेशन ही दी थी उसने, 0 से छोटे पे -1, 0 से बड़े पे 1, ठीक है, ये दिया हुआ था। तो कुछ मतलब आपके स्कूल अच्छे चल रहे होते तो, चाहे मैंने नहीं बताया, रामजस वाले तो बहुत बताते हैं इस बात को कि ये सिग्नम फंक्शन है, ये सिग्नम फंक्शन है, जो कि सिंप्लीफाई करें तो ऐसे बन जाता है सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। तो कुछ स्कूलों में क्या आना है, डिफाइंड सिग्नम फंक्शन एंड राइट इट्स डोमेन एंड रेंज। तो आप ये भी लिख दो, चाहे x 0 से बड़े पे 1, x 0 से छोटे पे -1, 0 पे 0, सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन है। डोमेन 0 से छोटा, 0 से बड़ा, 0 सब डाल पा रहे हैं, ऑल रियल। रेंज 0 से बड़ा जो मर्जी डालो 1 ही आएगा, 0 से छोटा जो भी डालो -1 ही आएगा, 0 डालो 0 ही आएगा। अभी उसने सिर्फ रेंज पूछी है, तो रेंज 3 ही है भैया इसमें, -1, 0 और 1 की कलेक्शन। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। सर हाँ जी सर, हमारा तो जो मैथ का पेपर हुआ था सर UT2, उसका मैंने आपको क्वेश्चन पेपर भेज दिया। हाँ ठीक, आज ही हुआ है क्या? नहीं सर, पहले हुआ था, मैं भेजना भूल गया पहले। ठीक है, तो नंबर मिल गए सर रिलेशन, नहीं सर अभी नंबर नहीं मिले सर, रिलेशन एंड फंक्शन का था। ठीक है, परसों हुआ था सर। कैसा हुआ था? सर अच्छा हुआ। ठीक है, ओके, हटाएं भैया। देखो अगला वाला वही बात आ गई, प्रॉपर सबसेट, जो गड़बड़ घोटाला सा हो रहा था। कहाँ एनसीईआरटी में तो टर्म ही कोई नहीं है, ना उसने थ्योरी में कहीं कुछ नहीं लिखा, ठीक है भैया। अच्छा, कई बार ना ऐसे होता है, ध्यान से सुनना जरा। जैसे किसी सेट में नंबर ऑफ मेंबर को याद होगा ना, इनसे लिखते थे ए सेट में नंबर ऑफ मेंबर 3 है। अब ये टर्म कभी कभी कोई एक्स्ट्रा किताबें पढ़ते हैं यूज कर लेते हैं, नंबर की जगह वो ओ भी लिख देता है, वो भी एक ही बात है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ, वैसे ये बहुत कम मिलेगा, बड़ा ढूंढने से मिलेगा, लेकिन कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, बोलता है एक राइट द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे सेट ए के, जबकि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट के हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट के हैं, तो इसके प्रॉपर सबसेट को छोड़ दो, अभी डायरेक्ट मत करना। मुझे बताओ इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे, ऑल सबसेट। 2 सर जितने एलिमेंट हो, जैसे किसी सेट में 3 एलिमेंट होते थे तो उसके सबसेट ऐसे बार बार बोलते थे ना, 2 की पावर n नंबर 3, 8 सबसेट बनेंगे। ऑल सबसेट तो सर 8 बनेंगे। ऑल सबसेट में पहला सर इसी एग्जांपल से बार बार याद कर लो, भूल ना जाओ, फाइ एक एक की कलेक्शन 2 2 की और फिर तीनों की। जो खुद इसके इक्वल वाला सबसेट होता है उसे छोड़ दो, बाकी सारे प्रॉपर सबसेट है। यानी प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला भी 2 की पावर n -1 होता है, अभी बात हो गई थी। यानी नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछा है अभी, तो वो आ गया 2 की पावर n -1, यानी 8 -1 यानी 7। कोई कंफ्यूजन है बोलना। इम्प्रॉपर सबसेट एक ही है इसमें, जो खुद के इक्वल है, वो वाला इम्प्रॉपर सबसेट है। नेक्स्ट, ये तो अभी अभी एनसीईआरटी करके आए हैं भैया। √3 देख रहे हो, बार बार √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। GPH है, सीक्वेंस का होगा GP है। कौन सी टर्म 729 है, तेजी से शुरू कर दो। nth टर्म 729 है। GP की nth टर्म का फॉर्मूला AR की पावर n -1 इक्वल है 729। A का मतलब है √3, कॉमन रेशियो का मतलब है पोस्ट टर्म को फ्री टर्म से डिवाइड करो तो √3 आएगा, की पावर n -1 इक्वल है 729, ठीक है भैया। और देखो यहाँ √3 मल्टीप्लाइंग है, बेस सेम है, पावर ऐड कर दो तो √3 की पावर 1 -1 कट जाएगा, n आ जाएगा। और थोड़ा सा सबको पता है पावर पर चल रहा है n, तो बेस सेम होंगे तो पावर इक्वल करके आंसर आ जाएगा। और बेस इधर √3 है, उधर √3 बनाने में तो तकलीफ लगेगी ना, तो इससे अच्छा रूट को पावर हाफ बना के हटा लो, जो हर बारी कहा है कि वैसे तो स्क्वायरिंग बना के हटा लो, और कोई फर्क नहीं है, स्क्वायरिंग करके हटा लो, लेकिन ज्यादा बारी कहा गया है हाफ लिख लिया करो रूट को, तो आने वाले चैप्टरों में फंसोगे नहीं, तो हाफ ही लिख लो, आदत वही रखो। और 729 के फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेंगे, कोई याद दिलाना। 3 की पावर 6, ठीक है ना, 9 का क्यूब मतलब 3 का पावर 6, वही हो गए। बेस से बेस छूट गया तो n/2 इज इक्वल 6, यानी n आ गया 12। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, खुद करना है जी, कहीं भी कुछ भी कॉपी वगैरह नहीं कर देना।
अच्छा नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है नेक्स्ट। सेट का मत मान लेना भैया, प्रोबेबिलिटी, पी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, एन नंबर ऑफ मेंबर को करता है, तो है तो प्रोबेबिलिटी का, और प्रोबेबिलिटी अभी अपने सिलेबस में नहीं है, तो मैं इसे सेट का बना देता हूँ इसी कंटेक्स्ट को। कल को प्रोबेबिलिटी भी आएगी, ऐसी सोचनी है, बिल्कुल ऐसी सोचनी है, ऐसे ये नंबर डाल सकते हो, लेकिन मैं इसे सेट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और सेट्स में कोई काउंटिंग जो होती है चीजों की, चांस तो 0 से 1 तक ही होता है, वो तो पॉइंट में हो सकता है, काउंटिंग थोड़ी डेसिमल में होती है, तो हम इसे ऐसे बदल देते हैं अपने मतलब से। मान लो ऐसे कुछ भी, देख लें वैलिड भी बनेगा कि गलत ही बन जाएगा, चेक कर देता हूँ एक बारी। हाँ चलो काम चल जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ मेंबर इन ई कॉम्प्लीमेंट प्लस नंबर ऑफ मेंबर इन एफ कॉम्प्लीमेंट, चेक कर लें पहले क्वेश्चन वैलिड रहा कि नहीं रहा। ठीक है जी, चलो चला लेते हैं काम, निकालो सोचो। मैं इतनी देर में सोच रहा हूँ क्वेश्चन वैलिड हुआ कि नहीं, आप इतने ऐसे सोच लो कि आप क्या कर पा रहे हो। हाँ बन गया, वैलिड तो बन गया, कोई भी आंसर बोल सकता है। सर 5। सोच के बोला है या ऐसे तुक्का मारा है, बस ये बता दो। नो सर, वेन डायग्राम से बनाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी सर 5। बस ये एक बात की बड़ी कीमत है, जैसे ये बच्चा कह गया एकदम से, मैंने कहा सोच के कहा कि ऐसे तुक्का मार दिया, वेन डायग्राम बोलते ही बात पकड़ में आ गई, बिल्कुल सोच के करा है। सर कोई भी नई बात, मैं कह रहा था ना आपको, कोई भी नई बात आएगी सेट्स में वेन डायग्राम से पकड़ जाओगे आप, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, वेन डायग्राम से सोच जाओगे। देखो ना, देखो ना हम क्या कह रहे हैं आपको, एक मिनट जरा इंक मार्कर ही चेंज कर देते हैं। हाँ हम आपको कह रहे हैं ई कॉम्प्लीमेंट और एफ कॉम्प्लीमेंट, ई कॉम्प्लीमेंट और एफ कॉम्प्लीमेंट के मेंबर की काउंटिंग का टोटल बता दो। तो देखो पहले ई कॉम्प्लीमेंट को शेड कर लो, ई को पूरा छोड़ दिया, यूनिवर्सल कुछ भी हो सकता है, ऐसे ले लो। फिर एफ कॉम्प्लीमेंट पकड़ लो, एफ में देखो थोड़ा सा शेडिंग के लिए कुछ बेटर नहीं है मेरे पास, लेकिन आप सोच पाओगे तभी काम चलेगा। अगर आप ई कॉम्प्लीमेंट और एफ कॉम्प्लीमेंट को शेड मार रहे हो ना, डबल मार्किंग एक्चुअली यहाँ आ रही है बच्चों, डबल मार्किंग सिर्फ इतने पोर्शन पे आ रही है, अगर आप दोनों का कॉमन देख रहे हो तो, ठीक है भैया, इतने पोर्शन पे आ रही है। ये किसी और पे भी आ रही है तो आप बोल दो, आ रही है वैसे, इसके अलावा भी आ रही है, मना नहीं करूंगा यूनिवर्सल सर, ये बाहर वाले पे भी आ रही है, बाहर वाले पे भी आ रही है, लेकिन बाहर वाला तो हम आपको बता ही नहीं रहे ना, एक्स्ट्रा कुछ है ये तो कह ही नहीं रहे हम, ये है नहीं एक्चुअली यहाँ पे, कंटेक्स्ट सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन तक है, एक्स्ट्रा मेंबर तो कुछ दिए ही नहीं ना हमने, तो ये इतना ही है बस। तो अब ई कॉम्प्लीमेंट और एफ कॉम्प्लीमेंट को शेड करोगे ना, दोनों का कॉमन ढूंढोगे तो ये बैठ रहा है आपका, ठीक है। ई को पूरा छोड़ दो, ये वाला आ गया, एफ को पूरा छोड़ दो, ये वाला आ गया, तो देखो इन दोनों के सम की काउंटिंग बतानी है, तो ये कैसे आएगी सर, यूनियन में से कॉमन हटा दो, ये आ गई। एक मिनट इसी कंटेक्स्ट से सुनो ना, दोबारा सुनना एक बारी दोबारा से, क्योंकि यूनिवर्सल तो ले ही नहीं सकते, उसका तो कोई कंटेक्स्ट ही नहीं है। ई कॉम्प्लीमेंट को अगर शेड मारोगे वो ये है, एफ कॉम्प्लीमेंट को शेड मारोगे वो ये है, तो इन दोनों के सम की काउंटिंग पूछ रहा है, तो यार यूनियन में से कॉमन हटा दो ना, वही तो दिया हुआ उसने, तो 8 - 3 आंसर कितना आ गया 5, ये ऐसे है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। हटा दूं? ये अगले वाला आपको याद हो, मेरे असाइनमेंट जो मैंने कराया था, एक असाइनमेंट मैंने ट्रिग्नोमेट्री में लिया था बच्चों, उसमें ये क्वेश्चन 2 थे इस तरह के, एक कॉट वाला, एक 10 वाला। देखो एनसीईआरटी में तो नहीं है टाइप, जो अल्फा प्लस बीटा π/4 है गिवन है, और वो आपसे 1 + 10 अल्फा इंटू 1 + 10 बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका क्या यूज करेंगे, क्या पता, दिया तो हुआ है, जो पूछा है वहां को उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कहाँ अटक रहा है, फिर इसको देखते हैं इसका क्या यूज हो सकता है। तो ये फाइंड करना आपको, तो आपने ब्रैकेट खोल लिया, तो 1 की पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई 1 + 10 बीटा, 10 अल्फा की इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई 10 अल्फा प्लस 10 अल्फा 10 बीटा, यहाँ पर आके रुक गए सर। अब तो ये इसका वैल्यू तो तब आएगा, इसमें मतलब जो कांस्टेंट नहीं है ये सब है, इस सब की वैल्यू बता दो 1 है क्या है सर, डालते हैं और आंसर अभी आ जाएगा। तो यार ये तो कोई अल्फा बीटा का कोई रिलेशन है, और 10 से बना हुआ है, अल्फा बीटा कुछ दिया है लेकिन 10 से बना हुआ नहीं दिया, तो सर अल्फा बीटा की वैल्यू कोई दी हुई है अल्फा प्लस बीटा की, तो दोनों तरफ 10 यूज कर दो ना यार, कि कोई दो चीजें बराबर है तो उनका टेंजेंट भी तो बराबर होगा, यानी 10 अल्फा प्लस बीटा = 10 π/4।
और देखो ये तो तुम्हें पता है tan a प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है tan a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस tan a 10b। 10 पाई बाय 4 180 बाय 4 45 10 45 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना भैया, अब माइंड में देख के खुद करो जरा। ये ऐसे आ गया, ये इधर पहुंच गया, ये माइनस tan अल्फा tan बीटा को इधर भगा देना, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan अल्फा बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। वो यहाँ डाल देना 1 1 प्लस 1 2, काम खत्म है। तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन मेन बात यूज ऐसे ही होगा, लगभग घुमा फिरा के कर लो, वो अलग बात है। कर दो फटाफट से कर दो। अब ये फाइनल में जब करते हैं ना हम, चाहे हमने 4 महीने पहले कुछ किया है, 5 महीने पहले कुछ किया, भूल भी जाते हैं भाई। ठीक है, तो ये आप पेपर से ठीक पहले की गई प्रैक्टिस, ये सबसे ज्यादा काम आती है। लेकिन आपके कभी भी नंबर इस बात पर तो आते नहीं थे भैया, है कि आप ट्यूशनों में पढ़ रहे हो बैठ बैठ के, इसलिए ही बड़े अच्छे नंबर आते हैं ना। आपका नंबर आने की वजह कुछ अलग है भैया, कि पेपर से काफी पहले आप रात को लेट नाइट स्टडी शुरू कर दी, सुबह भी पढ़ रहे हो जल्दी जल्दी उठ के। वो देखो आपने वो सेल्फ स्टडी पेपर के लिए शुरू की है, अब तक के नहीं की है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा खुद नहीं पढ़ रहे हो तो किसी के भी पढ़ाने की कोई कीमत तो है नहीं। ठीक है जी, तो वो ध्यान दो। देखो मेरे को तो अभी भी फील है कि कई बच्चे पेपरों के हिसाब से एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हैं, पेपर के 2 दिन में वो सारा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो क्यों भाई, आपकी इंटेलिजेंस है ज़्यादा और आप काम कर रहे कम, चलेगा कैसे? पूरा कर देते हैं इसे। तो ये आ गया tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल है 1 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया tan अल्फा tan बीटा, और फिर ध्यान देना ये माइनस वाली टर्म हमने इधर भगा दी, तो स्पेस हो रहा है कम, कर देते हैं ऊपर। आप आगे बढ़ जाओ जिनका हो गया। ठीक है भैया, तो ये बन गया मेरा tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan अल्फा tan बीटा, और 1 आ गया। और देख लो ये बॉक्स इसी बात पे अटका हुआ था हमारा, कि इसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाल दी और 1 आ गई है, देखो ऊपर। तो ये 1 प्लस 1 मेरे पास 2 आ गया, तो ये आंसर 2 हो गया। तो 4th क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर गया था, जो हमने अपने हिसाब से बना लिया था। सेकंड बेटर गया था, सेकंड बेटर गया था भाई। एक बच्चा अभी अभी आया, उसी के लिए बोल रहा हूँ, प्रॉपर सबसेट पूछे थे उसने। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट सर। हाँ जी सर चैप्टर के साथ के वो नहीं मिल सकते सैंपल चैप्टर वाइज? चैप्टर वाइज सैंपल पेपर इसी में से छांट लो ना, इसमें क्या दिक्कत है? ओके सर। बल्कि हम तो मतलब ये अभी सुन लो एक बारी, जब बोला ही है तो एक्चुअली 1 मार्कर तो मैं पूरे 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद जैसे 10 पेपर आपके हाथ में चैप्टर वाइज ही करते हैं। आप नए बच्चे आ गए ना 11th में, इसके बाद हम जैसे ट्रिको उठाएंगे तो सारी ऑल मार्किंग ट्रिको ही करेंगे पहले, तो चैप्टर वाइज ही करेंगे, नहीं से करेंगे। नेक्स्ट निश्चय प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला बताएगा, प्रॉपर सबसेट की काउंटिंग का है ही नहीं है। माइक नहीं लेके आया, चल छोड़, माइक तो दिख ही नहीं रहा तेरे पास। सर मैं बोल दूं? अरे यार वो अभी आया है, वो क्लास में था नहीं इसलिए कह रहा हूँ। हाँ ध्यान से सुनना, तुम तो सुन रहे हो, तुम तो बता ही दोगे, तुम तो किसी को पढ़ा दो। A सेट है 2 4, B सेट है 3 4 5, B सेट है 3 4 5। कर लो भैया, ये तो बेकार वाला है। A इंटरसेक्शन B क्रॉस A माइनस B। ठीक है भैया, की वैल्यू पूछ रहा है वो। अच्छा, कुछ बच्चों को A माइनस B में तकलीफ रहती है, माइनस सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट है ज्यादा आसान, लेकिन कुछ ने करा नहीं हुआ, कुछ को मतलब करते हैं बच्चे गलती, तो वो सुन लो एक बारी। A इंटरसेक्शन B तो देखो यूं निकाल लोगे, A और B का कॉमन, वो तो 4 आ गया। A माइनस B, एक मिनट, जो तकलीफ आती है ना, जैसे मैं बोलूंगा बच्चे की तकलीफ रह जाएगी, शर्म के मारे पूछता भी नहीं। मैं यूं कहता हूँ A के मेंबर लेने हैं लेकिन B के सारे छोड़ने हैं, तो मैं यूं कहता हूँ देख 3 पहले छूटा है, उसको तो कैसे छोड़ेगा, 4 छोड़ दे, 5 पहले छूटा है तो बच गया 2। तो किसी बच्चे को ना जो प्रॉब्लम आ रही है, वो कह रहा है जो पहले ही छूटा है वाली बात पता नहीं ये क्या बोल जाते हैं, ये नहीं पकड़ में आती। ठीक है, इसी पे उसका क्वेश्चन कंफ्यूजन में चल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ वैन से सोच ले। अगर मैं बोलूंगा A माइनस B को शेड मारना है, तो आप बोलोगे A लेना है लेकिन B पूरा छोड़ना है। तो देखना, जो पहले ही छूटा हुआ है उसे आप A में से छोड़ कैसे सकते हो, तो पहले ही हटा हुआ है ही नहीं A के अंदर,
जो ए में था कॉमन पार्ट वो और छोड़ दिया, बच गया ए माइनस बी। तो जो पहले ही छूटा हो तो छूटा हुआ है, जो कॉमन मेंबर है वो और छोड़ो, बच गया आपका ए माइनस बी। ये रूल होता है, ठीक है भैया? अभी ध्यान से सुनते हैं। तो ए माइनस बी, ए के सारे मेंबर लेने लेकिन बी के छोड़ देने हैं। तो 4 कॉमन था वो छोड़ दिया, 3 5 पहले ही छूटा हुआ है, तो बच गया 2। और अब क्या सिखाऊंगा मैं आपको, ए इंटरसेक्शन बी में आ गया 4 और ए माइनस बी में आ गया 2, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट लिखनी है भैया। सर हम वेन डायग्राम से भी सोच सकते हैं? हाँ क्यों नहीं सोच सकते, वेन डायग्राम से तो जब भी फंस जाओ तभी सोचो। तो ये आ गया 4,2। डाउट ठीक है है भैया, नेक्स्ट। सर। हाँ जी सर डाउट है। हाँ बोलो। सर जैसे ए में अगर हम 3 4 5 लिखते हैं, फिर माइनस करके आप 5 लिखते हैं, ए में 3 4 5 लिख देते हैं और फिर ए माइनस बी कर दे तो 5, अब 5 लिखते हैं ना सर। कलेक्शन ऑफ 3 4 5 है ए, सपोज करो। और बी? सर बी भी 3 4 5 है। अच्छा हाँ, तो ए माइनस बी 5 लिख देंगे। तो सर पर अगर सेट सबसेट बनाएंगे ए और बी के तो 5 भी हम इंक्लूड करते हैं सर, इस हिसाब से तो 5 भी नहीं लिखना चाहिए। क्यों, ये कौन सा कॉन्टेक्स्ट है? सर ए के सबसेट बनाएंगे तो हम 5 भी तो लिखते हैं ना सबसे पहले। तेरे पास 2 रुपए हैं, मेरे पास 2 रुपए हैं, दोनों को माइनस कर दिया तो 0 आ गए। यस सर। सर ना तो मेरे पास 0 थे ना आपके पास 0 थे, तो ये माइनस करके 0 आया क्यों? ये कोई क्वेश्चन बन रहा है? नहीं सर, बात ये भी कहाँ बन रहा है? तो ये भी कहाँ बन रहा है? ठीक है जी। हाँ ये जो ए माइनस बी वाले क्वेश्चन थे सर, ये आउट नहीं हो गए थे सिलेबस से? अरे छोड़ना यार, छोटी छोटी बातें क्या है। ठीक है पढ़ लो यार। मेरे को तो बस एक ही चीज नजर आ रही है, बायनोमियल थ्योरम पूरा आउट हुआ है, बाकी वो मैं आउट कर दिया, उसको नहीं कराया मैंने, बाकी कर लो सब। ये रीजनिंग भी तो आउट हुआ है। हाँ रीजनिंग भी चलो घटिया चैप्टर था वो तो, उसमें एक बड़ी बात है वो तो ऐसे भी बट सर फिर आप बायनोमियल थ्योरम मतलब सिर्फ बेसिक ही कराओगे, थोड़ा सा ज्यादा 11th का नहीं कराओगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आप करोगे क्या? मैं तो करा देता हूँ, चलो करना है बोल। मैं अगर आप कराओगे तो मैं तेरे को वीडियो देता हूँ, कर ले पिछले साल की सारी। ठीक है सर। ठीक है अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, करना भी चाहिए अच्छे बच्चे को। हाँ ध्यान से सुनना भैया, ऐसा क्वेश्चन कोई डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं था जी, तो इसको छोड़ो। क्या कह रहा है आप जो अपने हिसाब से देखो, आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो आती है, 3 लेटर है, ठीक है भैया, 5 लेटर बॉक्स हैं, 5 बॉक्सेस हैं, ठीक है भैया, कितने तरीकों से लेटर इंसर्ट कर सकते हो? उसको छोड़ो, ट्रू फॉल्स तो बाद में बता ही दोगे जब आंसर बता दोगे। जल्दी बोलो, इसमें यार कुछ तो बोलोगे ना, गलत या सही बस। कर ही नहीं सकते। क्यों भाई, तेरे पास 3 लेटर हो, तेरे पापा ने कहा देख हमारे एरिया में 5 लेटर बॉक्स हैं, पोस्ट करा, किसी भी लेटर बॉक्स में डालेगा, एड्रेस वाले के पास जिसका एड्रेस लिखा पहुंच ही जाएगा, तो क्या पापा को कहेगा मैं डाल नहीं सकता था? यार फिर किसी 2 को तो छोड़ना पड़ेगा ना। उससे क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो कह रहे हैं ऑल पॉसिबल वे बता दे, हम ये थोड़ी कह रहे हैं सब में डालना ही चाहिए। सर 16 ये कंडीशन तो दी नहीं, हमने तो कहा पोस्ट करने हैं, कोई भी 3 में कर सकते। अच्छा पहला लेटर बता किसी बॉक्स में डाले, कोई कंडीशन है? जिस मर्जी में डाल सकते हो, जिस मर्जी में डाल सकते हो। 5 तरीके। दूसरा लेटर डालने के 4 क्यों भाई, पहला वाला मना कर रहा है, मेरे अंदर डालेगा तो मैं गुस्सा कर जाऊंगा। 5 तीसरे के 5 ठीक है भैया, कितने तरीके हुए? तीनों लेटर गए, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। बोलो करेक्ट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है भैया। ठीक है कोई दिक्कत? सर जिससे इसमें सिर्फ 3 लेटर्स लिखे थे, तो हम ये कॉन्टेक्स्ट डाल सकते हैं कि रिपीट करना है या समथिंग? नहीं रिपीट तो हो ही रहे हैं ना, इसने तो कंडीशन कोई दी ही नहीं ना। अच्छा ठीक। ये तो 10th जैसा आ गया, और 9th बहुत बढ़िया है। प्रियांशु भाई कल तू 12th के बैच में आया था, हाँ या नहीं? सर वो ऐसे ही आ गया था, मैं तो ऐसे क्यों आया भाई तू 12th के बैच में? हमारा बैच बड़ा सीरियस नोट पे चलता है। मतलब एक बात थोड़ी देखने में आती है, बच्चे ना ऐसे देखो, आपको फिजिकल पढ़ा लो बहुत सीरियस, ऑनलाइन इसमें पढ़ा लो अभी भी सीरियस हो, तो यूट्यूब पे जाते ही मतलब पता नहीं क्या हो जाता है बच्चों को, सारा डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। ठीक है तो मतलब वहां कुछ सीखने के लिए गए थे, बहुत अच्छी बात थी, हाय हेलो करने गए थे तो क्यों गए थे, क्लास चल रही थी। ठीक है खैर ऐसे ही बोल रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा मैं, वैसे जनरल बात कह रहा हूँ।
आप तो शायद देखने गए थे क्या चल रहा है 12th में। खैर, तो n टर्म का सम दिया हुआ है 3n + n² और कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है भैया। 10th क्लास का क्वेश्चन है। 1 मिनट रोक दो, होल्ड कर दो, बोल दो। n की जगह 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, s1 s2 आ जाएगा। क्या s1 s2 पहली और दूसरी टर्म है? नहीं भैया। नहीं सर। चलो पहले निकाल लेते हैं। ये पहली एक टर्म का समय है, पहली दो पर टर्म का समय। S1 तो फर्स्ट टर्म होगी ना? नहीं, जो मैंने दोनों बातें पूछी, आप दोनों का एक कलेक्टिवली आंसर दे रहे थे ना, वो एक अलग बात है। ठीक है। ठीक है जी। n की जगह 1 डाल दिया, ये आपका 3 × 1 + 1 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा। 2 डाल दिया, 6 + 4 10 आ गया। ठीक है जी। S1 पहली एक टर्म का समय, आप इसे तो मना कर ही नहीं सकते, और S2 पहली दो टर्म का समय, आप इसे भी मना नहीं कर सकते। लेकिन बच्चा बोलेगा सम से थोड़ी डी आता है, टर्म से आता है, पहली दूसरी टर्म से। तो पहली टर्म, अब बच्चा बोल चुका है बीच में पहले ही, और आप 10th में सारे सीख चुके हो, पहली एक टर्म का सम तो सर फर्स्ट टर्म ही होता है। ठीक है सर, पहली एक टर्म के सम में तो पहली टर्म ही ली होगी ना, तो है ही फर्स्ट। और अब आप बोल दो यार ये कैसे सिखा सकता हूँ मैं, सेकंड टर्म कैसे निकालोगे, जल्दी बोलो। तो पहली दो के सम में पहली एक का सम हटा दो। अच्छा, जो भूल रहा हो, वैसे तो यार ऐसे क्वेश्चन तो समझाते हुए भी शर्म लग जाती है कि 11वीं के बच्चों को हम ये कैसे समझाएं। पहली दो के सम में पहली एक का सम हटा दो तो दूसरी बच जाएगी। ठीक है भैया, तो S2 - S1 आपका A2 आ गया 10 - 4 6। ठीक है भैया, आप देख लो A1 भी है आपके पास, A2 भी है, यानी D आपका 6 - 4 2 आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। अच्छा, वैसे ये बात करना मत, ये क्वेश्चन ऐसे ही आसान है, लेकिन कोई बच्चा इसका ऑल्टर मेथड इसके अलावा कोई बोलेगा बड़ी जबरदस्त थ्योरी के क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। और 10th में भी समझाए थे, अभी 11th में भी समझाए, दोनों बार ही समझाया मैंने। अब आपको याद भी नहीं आ रहे। यहाँ भैया ये यू लाइक के अंदर था एक बारी, SN को हम an -1 लिख सकते हैं। SN को an - -1 नहीं लिख सकते, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। सर सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n - 1 टर्म का ये एक्चुअली अलग अलग लेवल है कि पहले n की जगह करना मत भैया, क्योंकि टाइम लगता है, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, जब आप पहली एक्सरसाइज AP की NCERT से कर रहे हो ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब वो एग्जाम्पल में भी करा है उसने, इस टाइप का एक क्वेश्चन करा है, तो वो ऐसे ही कर रहा है। मैंने ऐसे कराया नहीं, मैंने पहले S1 S2 फिर A1 A2 करके, क्योंकि नंबर हो जाते हैं, पर्टिकुलर केस जल्दी हो जाता है, आसान दिखता है 10th का तरीका है। तो आप वो नया तरीका पढ़ के ही कंफ्यूज हो जाते हैं, और कुछ नहीं। तो कि एग्जाम्पल दिया, आपको क्वेश्चन नया दिखना शुरू हो जाता है, कोई और क्वेश्चन है, वही बात है। लेकिन देखो, किताब तो थ्योरी से ऐसे बोलती है, फर्स्ट n टर्म का सम, n की जगह n - 1 डाला, फर्स्ट n - 1 टर्म का सम। अब ये माइंड में सोच लेना, फर्स्ट बोल देना मेरे को, फर्स्ट n टर्म के सम में फर्स्ट n - 1 टर्म का सम हटाया, बोलो क्या बचेगा? nth टर्म। nth बचेगी सर, शुरू से n के सम में उससे पिछली तक का सम हटा दो, लास्ट बच जाएगी। सर ऐसे ही और फिर जब an आ जाए, तो जो भी an आ जाए उसमें n की जगह n - 1 डाल दो, an - 1 आ जाएगा। और फिर बोलो an में से लास्ट में से उससे प्रीवियस हटा दो, तो बोलो क्या आ जाएगा? D, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। जब आप n डिपेंडेंट निकालते हो ना, तो ये कॉमन डिफरेंस आपका फिक्स आता है। और ये वैसे एक सीक्रेट खोलूं आज, 1 मिनट सोना जरा, ये हटा देते हैं। वैसे ज्यादा जो अच्छा तरीका है ना, अगर आप जेन्युइनली पढ़ रहे हो, तो यही वाला है कि n की जगह n - 1 डालो, सुनते रहना। फिर आपका ये माइनस करा, आपके पास an आ गया, इसको माइनस करने से ये n डिपेंडेंट कुछ भी आ जाएगा, इंडिपेंडेंट। फिर इसमें n - 1 डाला, फिर जब आपने an में n - 1 माइनस किया और d आया, और वो d ना बिल्कुल फिक्स आता है। तो देखो ये कितना जनरल केस किया हमने, सोचना एक बारी कि मान लो मैं आपको वो दूसरा काम चला हुआ वाला तरीका बताता हूँ, 1 2 डाल, S1 S2 निकाल, फिर A1 बना, फिर A2 बना, फिर A2 - A1 कर और D निकाल। आपने ये D क्या इनफाइनाइट टर्म के लिए निकाल दिया, या सिर्फ 2 टर्म से माइनस करके निकाला? 2 टर्म्स। ये इनफाइनाइट टर्म के लिए प्रूफ हुआ गया, क्योंकि n टर्म लास्ट टर्म है और सभी टर्म को रिप्रेजेंट करती है, और n - 1 भी वेरिएबल डिपेंडेंट है, वो उससे पिछले वाली सभी इनफाइनाइट टर्म को रिप्रेजेंट करती है। तो ये एक्चुअली हर 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों टर्म, और हर पोस्ट में से प्री माइनस होकर एक फिक्स डिफरेंस आ गया, वो इंडिपेंडेंट नहीं आया, तो वहां वो कॉमन डिफरेंस पक्का यही है, चाहे 1000 टर्म ले लो। वो एक ज्यादा अच्छे तरीके से प्रूफ हुआ है, लेकिन ज्यादा के चक्कर में फंस मत जाना, आसान तरीके से कर दो, गलत नहीं होता, कोई काटता नहीं है। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। fx है, ये वाला बहुत आता है भैया। अब प्रियांशु जब कल 12th के बैच में गया था, मैं 12th में करा रहा था ये टाइप। ठीक है भैया, मतलब 11th का था, 12th के पेपरों में भी आता है और 11th में ज्यादा आता है। अभी देखो हर पेपर में दिखना शुरू हो जाएगा। f, कोई बताएगा ब्रैकेट को क्या रीड करते हो आप? ऑफ। कई बार ना वो ऐसे भी लिख देता है f of f,
तो बच्चा कहता है पता नहीं कहाँ आ गया, हमने तो पढ़ा भी नहीं था। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं हम इसे, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ठीक है। अभी ब्रैकेट से ही दिया हुआ है, अभी सिंपल करके ही दिया हुआ है आपको, ठीक है। f(f)(2) ऐसे पूछा हुआ है, ऐसे पूछा हुआ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब छठी क्लास में भी कुछ ना आता हो, एक पैटर्न से भी बच्चा कर देता है। सर f(1) पूछोगे, x की जगह 1 डालेंगे ना, तो सर छोड़ो ना, पहले f(2) निकालते हैं, सबसे अंदर वाला निकालते हैं, बॉडमास रूल का भी ध्यान देते हैं। तो f(2), तो x की जगह इधर 2 डाला, उधर 2 डाला, 2 + 1 3, और नीचे भी 2 डालोगे, 2 - 1 1, f(2) 3 आ गया। तो ले इस f(2) की वैल्यू तो डाल पहले। तो देखो सबसे पहले अंदर वाला f(2) का मतलब 3 आ गया। अब देखो इसकी जगह f(2) 3 डाला, तो अब बन गया f(3). तो अब इसमें f(3) निकाल लो x की जगह 3 डाल के। ये 3 + 1 4, 3 - 1 2, ये 2 आ गया, ठीक है भैया। तो ये 2 हो गया। अब f(2) तो तुमने पहले ही निकाल रखा है, वो 3 हो गया, ठीक है भैया। आंसर कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। ये थोड़ा सा बेटर होता है, अभी बताता हूँ कैसे बेटर होता है, और वही 11th में वो ज्यादा आता है। ये तो स्कूल टीचर ने चलो आसान शक्ल पूछ ली, पर्टिकुलर केस, उसमें नानी याद आ जाएगी आपको, और आ जाता है। सर हम इससे कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं? बहुत सारे सर, जैसे कि इसका मतलब ऑड नंबर्स पे जो कॉम्पोजिशन आएगा वो सेम ही आएगा? नहीं, ऐसा इसमें है, हो रहा है इस टाइप ऑफ फंक्शन में हो रहा है, ऐसा हमेशा नहीं होता। ये कोई रैशनल फंक्शन x + 1 / x - 1 है, इसमें हो रहा है, लेकिन ये हमेशा थोड़ी होगा। हाँ, इसके लिए कंक्लूजन ऐसा लग रहा है, और वो भी अभी 2-3 से कैसे सेट करूं, आगे और चेक करूं 2-4 पे। सर नहीं, मैंने x पे चेक करा था, तो x पे यही आ रहा है मतलब। हाँ, वेरिएबल से चेक करा है तो यूनिवर्सल है बिल्कुल। तो सर इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं वैसे? बहुत 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 सारा होता है बच्चे, मतलब इन्वर्टेबल फंक्शन बन जाते हैं इससे। अच्छा, अब इन्वर्टेबल क्या होता है? सर वो इनवर्स फंक्शन तो पढ़ा है मैंने, इन्वर्टेबल चल, का। इन्वर्स और इन्वर्टेबल एक ही बात है, इन्वर्स बता दे क्या होता है। सर वो f की पावर जैसे सॉरी f-4 कर देते हैं ना। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये बातें अभी काम की नहीं है। वैसे वो f की पावर -1 नहीं होती, इन्वर्स पढ़ते हैं उसे, वो पावर नहीं होती, अपराध है इसे पावर बोलना। यस सर। हाँ, मैं क्या कह रहा था बच्चों, f(f)(f)(, मैं कह रहा था बेटर ही है। 3 की तो नहीं पूछता, चलो टाइम बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, 1 मार्क में कैसे रह जाएगा। 2 की तो पूछ लेता है, नॉर्मल सा है, f(f)(x) बता दो। तो उसमें क्या थोड़ा सा तकलीफ सी दिखती है, थोड़ा सा 1 मिनट चेक कर लेना, आएगा आगे बहुत पेपरों में आ जाएगा कि पहले सर f(x) तो पता ही है, भर दो, यहाँ पे भर दो, लो f(x) डाल दिया, कोई नंबर नहीं है ना, तो f(x) पता है, यहाँ लिख दिया। अब देखो f(x + 1 / x - 1 निकालना है। कोई बच्चा ना गोल गोल घूम जाता है, आसान, कोई भी खास बात नहीं है अभी से लेके कभी तक भी, लेकिन जिसने गलत करना हो कर देता है। सर f(x) पता है, f(x + 1 / x - 1 निकालना है, तो देख इस x की जगह ये डालना पड़ेगा ना, जब ही तो आएगा f(x + 1 / x - 1। इधर x + 1 / x - 1 x की जगह डालेगा, तो इधर भी डालेगा, यानी ये नेक्स्ट क्या बन जाएगा, देखो x की जगह डालोगे x + 1 / x - 1, ठीक है, और फिर नीचे भी डालोगे x की जगह x + 1 / x - 1, और फिर एलसीएम ले लोगे। कोई बहुत बड़ी बात तो हुई नहीं, एलसीएम ले लोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन जब वेरिएबल होते हैं तो कई बारी ना यहाँ कोई पावर वावर भी लिखता है ऐसे, वो क्यूब 1/3, तो उसमें उलझवा लेता है बहुत बच्चों को। आएगा ऐसा कई बारी, आएगा आगे, तो वहीं करेंगे, अभी आइडिया दे दिया मैंने, ठीक है भैया। खैर आज हमारी यूटी में आता है ऐसा क्वेश्चन। हाँ, आएगा ही आएगा, ठीक है। आज के लिए बस यहीं होल्ड करेंगे जी, ठीक है, लीव कर सकते हैं। सर इसका आंसर 3 है? क्या निकाला था? शायद 3 निकाला था। यस सर, 3। हाँ जी, ओके, जा सकते हैं सभी। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू जी, थैंक यू निश्चय भैया। हैप्पी टीचर्स डे सर। मम्मी को भी बोल देना निश्चय भाई, मम्मी को भी बोल दियो। नहीं सर? हाँ जी भैया। हाँ सर 9th का आंसर 3 है? 3 है। ओके भैया, वो वाला क्वेश्चन भेजा नहीं भैया आपने? भाई दोबारा एक छोटा सा मैसेज दोबारा भेज दियो, क्योंकि मेरे को अभी तक तो ध्यान ही दे दिया मैंने, उसे दोबारा भी देखना चाहिए। सर एक बार सर वो क्वेश्चन पेपर देख लेना हमारा। हाँ, हमारे वाला मैंने आपको। हाँ जी। आपको कुछ खास लगा था उसमें सर? कृष्णा को कुछ खास लगा था? नहीं सर, मेरे लिए फिर मैं नहीं देखूंगा यार, जब तेरे को खास नहीं लगा तो मैं क्या देखूं। देख सर लूंगा वैसे, देख लूंगा, बच्चों को कराने लायक कुछ मिल जाए तो। भैया हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर डे टू ऑल ऑफ यू, ठीक है जी। ओके, गुड बाय, लीव कर रहा हूँ। बाय सर।